हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जो लोग भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, पुलिस, पंचायत, कांस्टेबल, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा चैनल है हमारा झारखंड। आपको इस चैनल पे बहुत प्रकार के कंटेंट मिलेंगे जो आपको एग्जाम में, झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलवाने में आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। हम आपके एग्जाम की तैयारी में पूरी मदद करने वाले हैं। सो जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो या फिर जो लोग जुड़ गए हो, जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, स्वेबिक क्लासेस, आप ये देख लो हमारा ऐप का नाम क्या है, स्वेबिक क्लासेस। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमने बहुत तरह के कोर्सेज निकाले हैं जैसे सीजीएल के लिए। जो भी एस्पिरेंट हम लोग से जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत हो या फिर अब मान लो आपने प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड किया, अगर आपको कुछ देखने में दिक्कत हो या ऐप के बारे में कोई जानकारी चाहिए या जो हमारे कोर्सेज हैं, तो आप इन नंबर पे, अगर आपको कोर्स के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो ये 3 नंबर पे आप किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पहला नंबर है 70 50 72 29 33, दूसरा है 70 61 59 93 32 और तीसरा है 0 65 86 2 999 29। ठीक है, आप हमारे और भी टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की से भी अपने आप को जोड़ सकते हो। सो जो लोग ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो और अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई भी दिए हुए कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो, तो आप इस ऐप को स्वेबिक क्लासेस आप प्ले स्टोर में लिखना, आपको दिख जाएगा। हमारे ऐप का लोगो ऐसा है, आप प्ले स्टोर में जब जाओगे तो आपको लोगो ये दिखेगा और ये देखो, ये प्ले स्टोर में ऐप आपको इस तरह से दिखेगा। आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और हमारे जो भी कोर्सेज होंगे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो, और ये हमारे कोर्सेज है जो हमने लॉन्च किए हैं आपके जेएसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए। सो आप इन कोर्सेज को वहाँ पे ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे हमने खोटा का जो प्राइस है 2499, हमने खोटा का कोर्स लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस प्राइस को हमने रिड्यूस कर दिया है। अभी जो इसका फ्लैट प्राइस है 1999 है, 1999 रुपये है, 1999 रुपये है। तो इसमें 500 का डिस्काउंट हमने किया है, चूँकि हमें बहुत नंबर ऑफ कॉल्स मैसेज आ रहे थे कि सर प्राइस बहुत हाई है। सो मुझे लगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए लोगों को, ताकि आप तक कोर्स जो है सुचारू रूप से पहुंच सके और बहुत बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी अफोर्ड कर सके, तो हमने ये खोटा कोर्स आपको 1999 में दिया है अभी। और ये मैथ्स का सेक्शन है जो 999 का है। ये कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट ने हमारा यही कोर्स प्रीफर किया है। आई थिंक ऑलमोस्ट 95% जो भी एस्पिरेंट है जो हमसे जुड़े हैं, उन्होंने ये कॉम्बो कोर्स लिया है। इसमें हमने क्या क्या दिया है देखो, हमने इसमें खोटा दिया है, मैथ्स एप्टीट्यूड दिया है, सामान्य गणित दिया है, झारखंड दिया है हमने, और करंट अफेयर दिया है। ठीक है, तो ये 4 कोर्स इसमें उपलब्ध हैं जो 4499 में है। अच्छा, इसमें इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था भी है। इंस्टॉलमेंट भी आप लोग मांग रहे थे, बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इंस्टॉलमेंट दे दिया है, इस कोर्स में भी दे दिया है। और एक विदाउट खोटा है, जिनका खोटा क्षेत्रीय भाषा नहीं है, वो हमारे कोर्स को 2599 में, यानी कि 2600 में ले सकते हैं। इसमें भी हमने इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था दे दी है। जो एक बार में फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं वो आप इसमें इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को भी ले सकते हो। इसमें खोटा की छोड़ के आपका सामान्य गणित, झारखंड स्टेट और करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। एक सेपरेट करंट अफेयर का हमने कोर्स दिया है, ताकि बहुत बच्चे, क्या होता है कि झारखंड स्टेट को कवर तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा थोड़ा अनबैलेंस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-10 प्रश्न झारखंड करंट अफेयर से रहते ही हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि झारखंड में अच्छे अगर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और अगर आप ना कर पाओ तो शायद इस बार समस्या होगी, क्योंकि 2 ही पेपर जो सीजीएल का जान बनने वाला है, क्या कहूँ तो बैकबोन है इस एग्जाम का, वो एक आपका क्षेत्रीय भाषा और झारखंड। तो झारखंड को हमें स्टैटिक ही नहीं, स्टैटिक तो हो गया कि चलो मान लो हमने इतिहास, भूगोल, बाकी जो उसके पूरे पोर्शन है उसको देख लिया, लेकिन जो डायनेमिक पोर्शन है करंट अफेयर, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो ये करंट अफेयर उन्हीं के लिए है जो कि आपको लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 1 जनवरी 2021 से लेके, मतलब पूरा 2021 को कवर तो करेंगे ही, टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उसके 2-3 महीने पहले तक का पूरा करंट अफेयर का भी कवरेज देंगे। ठीक है, और ये एक झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड स्टेट का 1499 में है। आप इनमें से किसी कोर्स में चाहो तो खुद को जोड़ सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत होने से नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, हमारे चैनल से आपको कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है,
तो जैसे कि हम खोटा पढ़ रहे थे, खोटा में आज हमारा जो लेक्चर है 5वीं कहानी है। आज हम 5वां कहानी जो है आपके लिए गुरुजी की फिक्र वो लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो जैसा कि मैं हर कहानी में, ये स्लाइड तो कॉमन है जो मैं बताता रहा हूँ कि छाइयर एक कहानी संग्रह है जिसे चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम ये थोड़ा सा जो इंट्रो पोर्शन है, चूँकि हर कहानी से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको हम स्किप करेंगे। लेखक का परिचय हमने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसको स्किप करेंगे हम। अन्य कृतियों की बात हमने देख ली, छहियर दूसरी कहानी बनो के लोर भी देख ली, तीसरी हम कैसे जियब भी देख ली, चौथा भी बुबा एगो कहानी कही दे ये भी देख लिया। आज हम 5वीं कहानी देखने वाले हैं, गुरुजी की फिक्र। गुरुजी की फिक्र मतलब गुरुजी की चिंता, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को देखा जाए कि इसमें है क्या। देखो बेसिकली क्या है कि गुरुजी की फिक्र, ये जो शब्द है गुरुजी की फिक्र या चेठा, चेठा का मतलब भी होता है फिक्र। तो इस कहानी का जो अर्थ निकल के आता है, ये देखो पहले तो ये 5वीं कहानी है, छहियर कहानी संग्रह जिसे चित्तरंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है, उसकी ये 5वीं कहानी है। तो इस कहानी में जो कहानी का शीर्षक है उसका गुरुजी की फिक्र या गुरुजी के चेठा, चेठा का मतलब होता है फिक्र। तो अगर इस शीर्षक का हम हिंदी अनुवाद देखें तो इसे बोलेंगे गुरुजी की चिंता। तो भाई गुरुजी की चिंता थी, किस बात की थी, क्या समस्याएं, क्या बातें चल रही थी जिनके कारण उनको वो चिंता में थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। अच्छा, चिंता का अगर आप पर्यायवाची शब्द देखो जो समान अर्थ के हैं तो इसे खोटा में चेठाई बोलते हैं, फिक्र बोलते हैं, चाहक बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 शब्द जो है ये चिंता के लिए है। अच्छा, इस कहानी में जैसे हर कहानी में एक प्रमुख पात्र होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, तो लेखक ने इस कहानी में गुरुजी की फिक्र में जो प्रमुख पात्र बनाया है वो बनाया है गुरुजी को, जिनका नाम है राम नारायण। क्या नाम है? राम नारायण। तो लेखक ने जिसको प्रमुख पात्र बनाया है, जिसको मानकर इस कहानी को लिखा गया है, वो हमारे गुरुजी हैं जिनका नाम है राम नारायण। तो एक ही प्रमुख पात्र है कहानी में, बाकी किसी दूसरे का नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है। हाँ, अब गुरु से जुड़ी हुई जो बातें हैं जिस पे पूरी कहानी आधारित है उस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये कहानी गुरुजी राम नारायण की चिंता पर आधारित है। भाई गुरुजी जो है राम नारायण जी, उनके चिंता पे पूरी कहानी आधारित है। आखिर ऐसी क्या चिंता थी जिसको लेके गुरुजी इतने चिंतित रहा करते थे कि उन्हें उनकी रात की नींदें उड़ गई थी, वो परेशान रहते थे, वो अपने उधेड़ बुन में लगे रहते थे इन समस्याओं को देखकर कि इन्हें सुलझाया कैसे जाए। तो हम उस बारे में बात करेंगे। हम कहानी की चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले ये जो मूलभूत विशेषताएं हैं, ये जो राम नारायण जी हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं इनको आप देख लो, इनका मूल स्वभाव कैसा है। तो देखो ये मानवीय विचारधारा, मनुष्य की चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। कि गुरुजी हैं कैसे? तो मानवीय विचारधारा के व्यक्ति है। कहने का मतलब जो मनुष्य की चिंता करता है उसी को बोलते हैं कि मानवीय विचारधारा रखा है, मतलब हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति की चिंता करने वाला, ठीक है। दूसरा है सारे संसार के लोगों के हित के बारे में सोचने वाला, मतलब विश्व में जितने भी लोग हैं संसार में सबका हितैषी है, सबका हित ही चाहता है, मतलब अच्छा चाहता है। तो सबके बारे में चिंता करते हैं, सबके हित के बारे में सोचने वाला। हित मतलब भलाई, अच्छा सोचना किसी के बारे में। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया कि एक हो गया मानवीय विचारधारा, दूसरा हो गया कि सारे संसार के लोगों को हित के बारे में सोचते थे, मतलब अच्छा सोचते थे। तीसरा, बढ़ते आतंकवाद और उग्रवाद जैसी समस्या पर चिंता करने वाला। देखो पूरे विश्व में या हमारे देश में, राज्य में आतंकवाद, उग्रवाद कहीं ना कहीं पनप ही रहा है। आतंकवाद से तो पूरा विश्व जूझ रहा है। आतंकवाद की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिससे निपटना मतलब कहीं कहीं तो असंभव जैसा लगता है। तो आतंकवाद, उग्रवाद जैसी समस्याओं पर भी ये चिंता करने वाले व्यक्ति थे। चौथा पॉइंट देखो कि समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे। मतलब समाजवादी विचारधारा मतलब समाज को जो लेके चलता है, ठीक है, जो समाज की चिंता करता है कि भाई ये समाज में हो क्या रहा है। जैसे कहीं किसी समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई समाज जो है जिसका पूरा का पूरा जो नेचर है वो बेईमानी से भर गया है। कहीं लोग, कोई समाज का जो तबका है वो स्वार्थी बन बैठा है। कोई समाज का तबका है जो दूसरे की भलाई के लिए नहीं सोचता, बस वो अपना फ़ायदा देखता है, चाहे किसी और का नुकसान भी हो जाए। तो देखिए सामाजिक विचारधारा को मानने वाले थे, मतलब जो समाज की चिंता करे, मानवीय विचारधारा को मानने वाले थे, जो मानवता की चिंता करे, हर मानव की चिंता करे, संसार के सभी लोगों के हित के बारे में सोचते थे। आतंकवाद और उग्रवाद की चिंता से ये चिंता पर सोचने वाले व्यक्ति थे, समस्या पर सोचने वाले व्यक्ति थे, चिंता करते थे। और कलम की ताकत से समाज में बदलाव लाने के लिए सोच रखने वाले व्यक्ति थे।
जब ये देखो बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं कि देश दुनिया में कहीं आतंकवाद है, कहीं उग्रवाद चल रहा है, कहीं जातिवाद समस्या है, कहीं धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कभी लोग अपने ही देश की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं पे आप देखो तो भ्रष्टाचार इतना भर गया है, कहीं पे देखो पुलिस का जो बर्ताव वो ख़राब है, ताकि गरीब लोग उनके शिकार हो जा रहे हैं, निर्दोष लोग फंस जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो इन सब समस्याओं को जब उन्होंने देखा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं, इजराइल लेबनान के बीच में युद्ध की संभावना है, श्रीलंका में जातिवाद समस्या अलग चल रहा है, अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है जिनको अपने गुलाम के तौर पे नचाते जा रहा है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की समस्या अलग चल रही है, पाकिस्तान का अपना जो राष्ट्रपति है उसका बयान अलग बदल रहा है। कुछ समय पहले, आज तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, लेकिन कुछ समय पहले तेलंगानावाद भी एक समस्या ही था, जब वहाँ लोग तेलंगाना स्टेट की मांग कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का चर्चा लेखक ने करा है इस कहानी में। तो जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो राम नारायण गुरु जी हैं बड़े भले व्यक्ति हैं, लेकिन ये जब समाचार पढ़ते हैं, रेडियो पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या न्यूज़ कहीं से, इनको जब ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, जब इनके कान में न्यूज़ चला जाता है, कहने का मतलब जब ये अपने दिन भर बैठ के जब न्यूज़पेपर, पत्रिका, मैगजीन, रेडियो कहीं से इनको समाचार, जब देश दुनिया के, अपने राज्य की, गांव की, सबके समाचार जब ये पढ़ते हैं, तो जब इस तरह की समस्याएं या इस तरह का लेख वो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ये आहत हो जाते हैं, इनका मन आहत हो जाता है, ये दुखी हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि भाई इस तरह का जो समस्याएं हैं, मानवता जहाँ गिरता जा रहा है, मानवता का स्तर गिरता जा रहा है, लोग अपने स्वार्थ में अंधे होते जा रहे हैं, दूसरे को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह की समस्याओं का, या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, आतंकवाद की समस्याएं हैं जहां बहुत लोगों की जानें चली जाती है, तो आखिर इस तरह की समस्याओं का हल ये क्या निकाल सकते हैं? आखिर ऐसा क्या करे जिससे एक बदलाव समाज में आ सके, देश दुनिया में आ सके, लोगों की सोच में बदलाव हो सके, पुलिस के बर्ताव में बदलाव हो सके? तो आखिर ऐसा क्या करेगी? तो ये सोचते हैं कि हम लिखकर कलम की ताकत से इन सब चीज़ों में बदलाव लाएंगे। कलम की ताकत देखो बहुत बड़ी ताकत होती है। गुरुजी ने अल्टीमेटली जब इतनी चिंता हो रही थी इनको, तो ये जब कहानी को, लेखक ने जब कहानी को स्टार्ट किया है, तो बताया है कि राम नारायण जो गुरुजी हैं उनको बहुत चीज़ों की फिक्र है, और इनका जो फिक्र है वो किस तरह से कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश, राज्य, गांव, मानवता, समाज, इन सब का चर्चा करते हुए लेखक जब कहानी को एंड करता है, कंक्लूड करने की कोशिश करता है, तो बताता है कि आखिर राम नारायण जी ने अपनी चिंता का हल कैसे निकाला। तो इन्हें लगा कि क्यों ना ये जितनी भी चिंताएं हैं हमारी, इसको दूर करने के लिए हम अपनी कलम को उसका औजार बनाते हैं, हम लेखन को उसका औजार बनाते हैं, और लिखकर, चाहे वो कहानी लिखना हो, लेख लिखना हो, कविता लिखना हो, उपन्यास लिखना हो, किसी भी माध्यम से हम लिखकर जो उचित भाव है, जो होना चाहिए मनुष्यों में, समाज में, देश दुनिया में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, लोगों को बताया जाए, जिससे उनके विचार में, उनके व्यवहार में, नियम कानून में, सरकार के नियम नीतियों में बदलाव आ सके, और इस तरह से समाज को, देश को, राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब दूसरे देश है, विदेशों में भी भावनाएं सही ढंग से पहुँचे, ताकि सभी लोग खुशी से रह सके। तो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए ये अपने कलम को अपना औजार बनाते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं, ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। ठीक है, तो ये रहा राम नारायण गुरु जी का थोड़ा सा विवरण। बाकी पूरी कहानी तो हम देखने ही वाले हैं, कुछ चीज़ें और देख लो। देखो, अगर आप सिर्फ मेरे स्लाइड देख लोगे ना, तो आपको इसका हिंदी अनुवाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कहानी का एक्चुअल तथ्य था उसको मैंने निकाल के आपके सामने यहीं रख दिया है। इससे ऊपर कहानी में कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो देखो, गुरुजी राम नारायण ये खबरें पढ़ते हैं। भाई, वो खबर पढ़ के ही तो चिंतित हुआ करते थे। असल में हो ये रहा था कि राम नारायण जी खबरें पढ़ते थे, खबरें पढ़ के वो आहत हो जाते, क्योंकि बहुत प्रकार की खबरें देखने को मिलती थी, हम खबर की बात करेंगे। अब इन सब खबरों को पढ़ने के बाद होता क्या था कि इनका मन दुखी हो जाता था, ये चिंता में डूब जाते थे। अब ये न तो अपना भोजन सही समय पर करते थे, न रात में ये नींद लेते थे, जगे रहते थे, रात भर जगे रहते थे, टुकुर टुकुर सोचते रहते थे कि क्या चल रहा है, कैसे होगा, ये तो समाज किसी और दिशा में जा रहा है, समाज का दिशा ये होना चाहिए था, लोगों के व्यवहार में एक्चुअल ये होना चाहिए था, पर भ्रष्टाचारी, बेईमानी, स्वार्थपन, ये सब फैलता जा रहा है।
तो इन सब समस्याओं को सोचते सोचते हुए क्या करते थे कि वो अपना खाना भी सही समय पर नहीं खाते थे। उनकी पत्नी जब उन्हें खाना ला के देती थी तो सही समय पर भोजन नहीं करते थे, खाना ठंडा हो जाता। अब अगर आप सही समय भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको अनपच हो सकता है, आपके पेट का आपका हाजमा खराब हो सकता है। तो इस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो इससे उनकी पत्नी भी चिंता में रहती थी। तो ये जो गुरु जी का चिंता है ना, एक्चुअली ये एक्चुअली ऐसा क्या खबर पढ़ लेते थे कि इनको चिंता हो जाती थी, इस पे एक नज़र पहले आप लोग डालो, ठीक है। तो देखो गुरु जी रामनारायण ये खबरें पढ़ते हैं। देखो मैं जितना बात आपको बता रहा हूँ ना, सब कहानी में कहीं ना कहीं है। अगर मैंने बोला है कि वो समय से भोजन नहीं करते थे, खाना ठंडा हो जाता था, उनको अनपच हुआ था, तो ये भी बात कहानी में है। तो मैं जितना भी आपको जब खोटा पढ़ाता हूँ तो मेरी पूरी बात जो है लेखक का जो लेखन है उसी के इर्द गिर्द, या फिर कहो तो उसने जो लिखा है वही बात मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं जितना कुछ बोलता हूँ एक एक बात आप अपने दिमाग में, कान में एकदम उसको डाल कर रखो। यही कहानी का मुख्य सार है। मैं पूरी कहानी पढ़ भी दूंगा हिंदी में, लेकिन जो मुख्य निचोड़ है या जो बातें हम बता रहे हैं, इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न इसी से उठेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि भाई गुरुजी रामनारायण ये खबरें पढ़ते थे, किस प्रकार की खबरें वो पढ़ते थे जिससे उनका मन आहत हो जाता था। थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि कहानी भी लंबी है, उसको ट्रांसलेट भी करना है, तो लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। और बहुत लोग जो ऐप में हमसे जुड़े हैं वो थोड़े इम्पेशेंट हो गए हैं कि भाई वीडियो जल्दी नहीं आ रहे हैं। देखो जल्दी वीडियो दे के बहुत फ़ायदा नहीं है। आप एक वीडियो को एक ही बार देखो, आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब इसी वीडियो को मैं 3 बार तोड़ के बनाता, 30-30 मिनट का, हर दिन आपको 2-2 वीडियो देता, क्या फ़ायदा हो जाता। एक वीडियो आप 1 घंटे 1.25 घंटे का जो मैं दे रहा हूँ देख लो। ऐसा मैं बना के दे रहा हूँ कि आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है। अगर मैं जैसे तैसे उठा के आपको दे दूंगा, आप 4 बार देखोगे, मेरा क्या जाने वाला है, मैं तो वीडियो दे दिया। लेकिन नहीं, मैं कंटेंट का क्वालिटी किसी भी लेवल पर डिक्रीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि नहीं मैंने इसे सिंपलर वे में प्रेजेंट किया है। सो जो लोग भी हमसे जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, आप ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो। चैनल पे भी, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो आप चैनल पे भी जुड़ सकते हो। लेकिन जो जुड़े हो वो पेशेंसफुली आप शांति से हमसे जो जैसा ऐसा लेक्चर आप वीडियो आपको मिल रहा है आप पढ़ाई करते चलो। बिलीव मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। मैं सिलेबस को विद इन टाइम ख़त्म करूँगा। अभी तो मैंने पेस पकड़ा भी नहीं है सही से। बहुत कंटेंट हमने रेडी भी कर लिया आपका। इतने दिनों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लाइव आने के लिए भी ऑलमोस्ट हम रेडी है। कुछ दिन बाद उसकी भी कहानी चलेगी। तो चलो अब हम देखते हैं। तो जो खबरें इन्हें याद करती थी गुरुजी को, तो वो क्या थी। पहली देखो, इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई की खबर। इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई की खबर पहला। दूसरा, अमेरिका का जोर जबरदस्ती इराक ईरान पर दबाव। तीसरा, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का रोज रोज बदलता जुबान। देखो ऐसे ही लेखक ने लिखा है, इसके बारे में कोई डिटेल चर्चा नहीं है कहानी में। तो आपको समस्याएं बस ऐसे ही देख लेनी है। जिस न्यूज़ की बात की गई वो न्यूज़ इतना ही है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। चौथा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा। श्रीलंका का जातिगत समस्या, गोलाबारी, काटमार। नेपाल का राजनीतिक समस्या। श्रीलंका में जातिगत समस्या है पता है आपको, नेपाल में राजनीतिक समस्या चल रही है ये पता है। बांग्लादेश, चीन, वियतनाम एवं उत्तर दक्षिण जैसे न जाने कितने पूर्वी एशियाई एवं पश्चिमी एशियाई समस्या। मध्य एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की समस्या बनी रहती है। तो एक तो है कि इतना खबर पढ़े गुरुजी, इससे चिंता में आ गए। फिर गुरुजी सबसे अधिक अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते थे। अब पढ़ने के बाद तो सोचते थे कि भाई इतनी खबर जब पढ़ते थे तो वो उनके मन में बहुत सारे विचार चलते थे। वो सोचते थे गुरुजी सबसे अधिक अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते थे, जो धन से, ज्ञान से, विज्ञान से आगे है। मतलब अमेरिका पता है आपको कि एक सुपर पावर कंट्री है। तो वो चाहे मनी हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, धन से, ज्ञान से, विज्ञान से आगे है। वो कमज़ोर देशों को अपना गुलाम की तरह चाहता है। तो कहानी में लेखक ने बताया है रामनारायण गुरुजी के माध्यम से कि अमेरिका जो है उस सुपर पावर बनने की होड़ में क्या सुपर पावर है अमेरिका, मतलब अपना सुपरमेसी साबित करने के लिए कि हम सबसे मतलब ताकतवर देश है, पावरफुल है, हमसे ऊंचा देश कोई नहीं है। इस सुपर पावर का जो इनका ये फंडा है, इस चक्कर में क्या करते हैं, जितने भी कमज़ोर देश हैं उनको अपना गुलाम की तरह नचाता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। जो छोटे छोटे गरीब देश हैं जो अमेरिका के प्रेशर में रहते हैं उनके बारे में बोला है लेखक ने। यूरोपीय देश प्रायः चुप रहते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो प्रायः चुप रहते हैं। क्यों? वे राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते। वे जापान की तरह अपने विकास में लगे रहते हैं। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोप में जो भी देश हैं, वो क्या है कि भाई वो राजनीतिक झमेला में नहीं पड़ना चाहते। जैसे अमेरिका क्या है कि छोटे छोटे जो गरीब देश हैं उनको अपनी उंगली पर चाहता है, उनको प्रेशर दबाव बनाता है, अपना काम निकलवाता है। लेकिन
मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, अधिक से अधिक जो यूरोप के देश हैं वो चुपचाप रहते हैं और राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहते, वो जापान की तरफ अपने आप को विकसित करने में लगे हुए हैं। आपको पता है कि जापान में एटॉमिक बम जब गिराया गया था, गिराने के बाद जापान को बहुत क्षति पहुंची थी, लेकिन जापान फिर भी उस उतना बड़ा क्षति के बावजूद जापान ऐसे उभरा कि लोग जापान को मिसाल के तौर पे देखते हैं। हर इंसान, हर व्यक्ति जापान में काम करता है, हर इंसान, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, हर व्यक्ति, हर परिवार का लोग कुछ ना कुछ काम करता है। इसलिए जापान का डेवलपमेंट रेट बहुत अधिक है। जापान एक विकसित देश में काउंट होने लग गया है। देखो, भारत पे, पाकिस्तान पे एटॉमिक बम नहीं गिरा है, फिर भी हम लोग विकसित नहीं है, हम लोग डेवलपिंग नेशन है, हम लोग विकसित हो रहे हैं। लेकिन जापान एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। तो आप सोचो कि जिस पे इतनी बड़ी त्रासदी हो गई हो, जहाँ एटॉमिक बम गिरा दिया गया हो, उसके बाद आज भी कहा जाता है कि जो हिरोशिमा नागासाकी जहाँ बम गिरा हुआ था, वहाँ आज भी वो एरिया इतना रेडिएशन से अफेक्टेड हो गया है कि आज भी वहाँ लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, और जापान देखो आइलैंड से मिलकर बना हुआ, एक शब्द है जापान के लिए, अगर मैं चर्चा कर ही रहा हूँ तो आपको बताता हूँ। आर्कीपेलागो एक शब्द है इंग्लिश में, जिसका मीनिंग होता है ए चेन ऑफ आइलैंड्स। बहुत आइलैंड से मिलकर बना है, बहुत द्वीपों से मिलकर जापान बना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्षेत्र उसका एक जगह है। ठीक है, चलो हम उससे बाद में बात करेंगे। फिर पांचवी बात है कि नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगना होगा, रात चौगुना बढ़ रहे हैं। छठी बात कि गुरुजी जब ऐसी चिंता में डूबते हैं तो उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी। खाना ठंडा हो जाता था, इस कारण खाना नहीं पचता और गुरुजी को पेट दर्द होने लगता था, इसलिए इनकी पत्नी को चिंता रहती थी। ठीक है, तो भाई गुरुजी जब इस तरह की खबरें पढ़ते या इस तरह की बातों को सोचते थे, ये सब चिंताओं का कारण था। अमेरिका वहाँ दादागिरी कर रहा है, यूरोपियन कंट्री चुप है क्योंकि ये डेवलप होना चाहते हैं, विकास में लगे हुए हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस ये अपना डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, ये दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ ही रहे हैं। तो गुरुजी जब ये सब खबर पढ़ते, ये सब चीज़ देखते सोचते, तो ये क्या करते थे, सही समय में भोजन नहीं करते। तो इनकी पत्नी भी परेशान रहती थी क्योंकि अगर ये सही समय पर खाना नहीं खाएंगे, ठंडा खाना हो जाएगा, तो इनको खाना नहीं पचता था और गुरुजी को पेट दर्द होने लगता था, इसलिए इनकी पत्नी को भी चिंता रहती थी। इसके अलावा गुरुजी को और भी फिक्र था, गुरुजी को इतनी चिंताएं थी कि सच में गुरुजी, इतना चिंता होने के बाद इंसान की नींद तोड़ ही जाएगी। फिर देखो, गुरुजी अपने देश, राज्य, क्षेत्र, गांव की समस्याओं के बारे में भी सोचते रहते थे, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं नागालैंड में जातिवाद संघर्ष। हमारे देश में भी तो बहुत समस्याएं थी। तो यहाँ पे कुछ लेखक ने अपने देश की समस्याओं के बारे में ही बताया है। जैसे कि आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ मैंने बोला कि गुरुजी ने अपने देश, राज्य, क्षेत्र, गांव की समस्याओं के बारे में भी सोचते रहते थे। लेखक ने इस पूरे कहानी में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में बताया है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समस्या आप सबको पता है, आज भी चल रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आज भी अटैक्स नहीं होते हैं, आतंकवाद वहाँ प्रचुर मात्रा में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं नागालैंड जो नॉर्थ ईस्टर्न ये सब स्टेट्स हैं, यहाँ जातिवाद की समस्या हमेशा बनी हुई है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको पता ही है, ये चारों स्टेट जो है, हम तो झारखंड में ही, आपको पता होगा कि यहाँ उग्रवाद की समस्या कैसी है। तो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये चारों उग्रवाद से परेशान हैं। आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, ये देखो ये कहानी कब लिखी गई थी, अब इसको अभी तो तेलंगाना अलग हो गया। तो लेखक ने जब कहानी लिखी उस समय तेलंगाना को लेकर विवाद चल रहा था कि हमें आंध्र प्रदेश से एक अलग स्टेट की मांग चल रही थी भाई। तो अब तो तेलंगाना बन गया है, लेकिन ये कहानी उस दौर में लिखा गया था जब तेलंगाना को लेकर मांगे तेज हुई थी। तो आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, गुजरात महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिमवाद, आपको पता है गुजरात महाराष्ट्र में गुजरात का जो दंगा हुआ था, आप लोग को पता ही होगा उस बारे में, तो लेखक ने उसके बारे में बात की है। और उड़ीसा में ईसाईवाद की खबर से गुरुजी चिंता में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। ठीक है, उड़ीसा में क्या था कि भाई क्रिश्चियनिटी वहाँ बहुत फैल रहा है, ईसाईवाद फैल रहा है, लोग का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, ईसाई में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो ये देश की कुछ समस्याएं हैं जिसे लेखक ने अपने माध्यम से, कहानी के माध्यम से उकेरा है। तो इन सब चिंताओं में भी रामनारायण जी डूबे रहते थे। अब देखो कहानी का मूल भाव क्या है, वो तो मैंने बताया कि भाई गुरुजी की चिंता किस चीज़ की थी, जो खबर था इन सब चीज़ों की चिंता थी, चिंता इन सब चीज़ों की थी जिसके बारे में हमने बताया। चिंता करने से उनको नुकसान क्या था, उनका खाना नहीं पचता, पेट दर्द होता और रात में उनको नींद अच्छी नहीं मिलती थी, ये बातें यहाँ हो गई। अब ये पूरी कहानी जो लेखक ने लिखा उसका मूल भाव है क्या,
तो देखो कहानी का मूल भाव क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको देखो। पहले हम बता रहे हैं, हमने बड़े सिंपल शब्दों में लिखा है कि गुरुजी रामनारायण जी को रात में नींद नहीं आती है क्योंकि वो दिन भर देश दुनिया में हो रही अलग अलग घटनाओं को पढ़कर सुनकर चिंता में डूब जाते हैं। मतलब कुछ घटनाएं वो पढ़ते थे, कुछ घटनाएं वो सुनते थे। इस बात को ध्यान रखना कि अलग अलग घटनाओं को पढ़कर सुनकर चिंता में डूब जाते हैं। वो हर समय सोचते रहते हैं कि इन जटिल समस्याओं का इलाज क्या हो सकता है। अब जब गुरुजी इन समस्याओं को पढ़ते थे तो उनका इलाज के लिए भी सोचते थे, इनका निदान क्या होगा, हल क्या होगा, वो भी सोचते थे। ठीक है, आगे देखो। मानव के प्रति संवेदनशील भावना और सामाजिक हित का विचारधारा रखने वाले गुरुजी का मन इन सब घटनाओं को पढ़कर आहत हो जाता है और इन्हीं सब चिंता में वो दिन रात हर पल डूबे रहते हैं। कुछ घटनाएं जैसे कि देखो, यही मूल भाव ये है कि कहानी में गुरुजी रामनारायण जो हैं वो जब देश दुनिया में हो रही चीज़ों के घटनाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। इसी चिंता में और समय से खाना खाते हैं ना, अच्छी नींद ले पाते हैं और हर दिन सोचते रहते हैं कि आखिर इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका निदान क्या हो सकता है, इन समस्याओं का हल क्या हो सकता है। अब कुछ घटनाएं जैसे कि जो कुछ तो समस्या हमने आपको यहाँ बता दी है, कुछ समस्याएं और देखो देश में। इसके अलावा लेखक ने बताया कि देश में राजनीतिक स्थिरता को डगमगा कर रख देने वाली भी कुछ समस्याएं हैं। मतलब देश को स्थिर करने वाला, अस्थिर करने वाला, राजनीतिक स्थिरता का मतलब है देश में अस्थिरता फैल जा रहा है, राजनीतिक स्थिरता को डगमगाने वाला, मतलब ये सब समस्याएं ऐसे हैं जिससे देश की राजनीतिक स्थिरता भंग होती है। ठीक है, जैसे विदेशी आतंकवाद, देशी उग्रवाद। कोई भी देश की राजनीतिक स्थिरता किस कारण से भंग हो सकती है? तो भाई विदेशी आतंकवाद, बाहर से अगर आतंकवाद हो, उसके देश में घुसपैठ हो। देशी उग्रवाद, कई राज्यों में माओवादी विचारधारा के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कुर्फ बुद्धि वाले यानी कि पागल मानसिकता वाले लोग इन उग्रवादी विचारधारा से जुड़ते हैं। इसको बढ़ने में प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। इसमें घूस देने वाले बेईमान, भ्रष्ट एवं स्वार्थी लोग हैं। व्यक्ति के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो देखो, राजनीतिक स्थिरता अगर किसी देश में आती है तो उसके प्रमुख कारण ये सब बनते हैं, विदेशी आतंकवाद, देशी उग्रवाद। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने उनकी चिंता बढ़ा दी थी, जिसमें जैसे ये बता रहे हैं कि कई राज्यों में माओवादी विचारधारा के लोग हैं। अब माओवादी विचारधारा के लोग क्या करते हैं भाई, जैसे कहीं रेलवे ट्रैक उड़ा दिए, कहीं कोई बिल्डिंग उड़ा दी, कहीं बस स्टैंड उड़ा दिया, कहीं कोई बस जला दिया। तो आखिर ये किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति, हमारे ही टैक्सेस से पे करके ये सब बना हुआ है, तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यही बता रहा है कुर्फ बुद्धि वाले यानी कि पागल मानसिकता वाले लोग इन उग्रवाद विचारधारा से जुड़ते हैं। अब ये बोल रहा है, लेखक ने बताया है कि इस उग्रवादी विचारधारा से कौन लोग जुड़ते हैं? जो कुर्फ बुद्धि के होते हैं, कुफ्र बुद्धि के होते हैं, सॉरी कुफ्र मतलब जो पागल मानसिकता के लोग होते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब बोल रहा है कि अगर इस तरह की भावनाएं बढ़ी हैं या लोग जुड़ रहे हैं तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये बोल रहा है कि इसको बढ़ने में प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। देखो, लोग हथियार उठाते हैं, कब उठाते हैं? जब उन्हें सही से न्याय नहीं मिलता है, जब उनका सरकार से, प्रशासन से भरोसा उठ जाता है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि भाई अगर इस तरह की भावनाएं बढ़ी हैं, लोगों में मानसिकताएं बढ़ी है, लोग उग्रवादी विचारधारा से जुड़ रहे, इसका कहने का मतलब है कि भाई प्रशासन में, प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। इसमें घूस देने वाले, अब मान लो हम अपना काम कराने गए किसी सरकारी दफ्तर में और हमने खुद घूस ऑफर कर दिया, तो ये तो गलत है ना, ये तो व्यवहार ही गलत है, हम भी तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। तो लेखक ने इस बारे में भी बताया है कि इसमें घूस देने वाले बेईमान, भ्रष्ट एवं स्वार्थी लोग हैं। व्यक्ति के अंदर भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हर इंसान जो है अपने आय से अधिक संपत्ति रखना चाहता है ताकि वो भोग विलास में डूबा रहे, ज़्यादा सुख सुविधा पा सके। गुरुजी सोचते हैं तो इन सब समस्याओं को यहाँ भी, जैसे देखो किताब में जितनी समस्याएं थी ना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हमने यहाँ बता दिया, देश की समस्याएं हमने यहाँ बता दी, कुछ समस्याओं का और बात हुआ है जिससे राजनीतिक स्थिरता आई है, उसको भी हमने यहाँ बता दिया। तो इन सब समस्याओं को लेकर गुरुजी सोचते हैं कि सवाल यह है कि ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या के निदान के लिए कौन सा हथियार उपयोग में लाया जाए। भाई आखिर क्या किया जाए कि इस तरह के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकाल सके हम? तो उन समस्याओं के लिए जवाब है कलम। क्या जवाब गुरुजी को दिखता है? कलम, लिखनी, कि लिखकर हम अपने कलम के दम पर समाज में बदलाव लाएंगे। तो भाई आखिर कलम जवाब है। कहने का मतलब क्या है कि गुरुजी ने अब अपने लेख, कहानी, उपन्यास,
कविता के माध्यम से लिखकर बदलाव लाना चाहते हैं। और फिर बदलाव किस प्रकार के लाना चाहते हैं ये भी लेखक ने बताया है, इसको ध्यान से देखो। बदलाव किस तरह के, तो सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए, सरकारी नियम कानून में बदलाव हो पाए। दूसरा कि पुलिस की शैली में बदलाव हो ताकि निर्दोष लोग उनके शिकार ना बने। दूसरा कि पुलिस की जो शैली है, पुलिस का जो तौर तरीका है लोगों से बात करने का, कोई भी घटना होता है तो पुलिस का जो व्यवहार रूड हो जाता है, मतलब वो सही नहीं होता, लोग डर जाते हैं, अपना सही से सब कुछ बता नहीं पाते हैं। और उसमें क्या होता है, या फिर कहो तो अगर बताते भी हैं तो पुलिस अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में निर्दोष लोगों को फंसा देती है। तीसरा कि लोगों के व्यवहार में बदलाव हो, जैसे देखो लोग भ्रष्ट ना बने, घूस ना दे, बेईमानी ना करे। तो लेखनी उठाकर, मतलब कलम उठाकर जो बदलाव लेखक ने बताया है गुरुजी के माध्यम से, वो बदलाव है कि सरकार में सरकारी नियम कानून में बदलाव हो, ऐसा नियम कानून हो जो सबके हित में हो। पुलिस की शैली में बदलाव हो ताकि व्यवहार उनका, अगर पुलिस का अच्छा है, बर्ताव अच्छा है तो निर्दोष लोग ना फंसे, प्लस वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें। और तीसरा है कि लोगों के व्यवहार में भी बदलाव हो। तो यही था बेसिकली मूल भाव कहानी का, जो पूरा निचोड़ था यही था कि गुरुजी क्यों दुखी हैं। तो इन सब न्यूज़पेपर को पढ़ के दुखी रहते हैं, ठीक है। गुरुजी का व्यवहार, मूल स्वभाव कैसा है। पहले तो ये शीर्षक था कि गुरुजी की चिंता, पात्र हो गए राम नारायण जी, ये कहानी राम नारायण जी की चिंता पर आधारित है। तो अब गुरुजी जो है पहले उनका मूल स्वभाव देखे, मानवीय विचारधारा, समाजवादी हैं, संसार के सभी लोगों का हित सोचते हैं, आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या से चिंता में रहते हैं और कलम की ताकत से सबको बदलने का कोशिश करते हैं। ये सब समस्याएं हैं जिनको पढ़ के गुरुजी को तकलीफ होता है और इन्हीं सब की चिंताओं में डूबे रहते हैं। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कुछ, ठीक है। ये हो गया देश की समस्याएं जो मैंने आपको बताया। इस जम्मू कश्मीर में आपका आतंकवाद है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ क्या है जातिगत समस्या है, उड़ीसा में ईसाई है, बहुत कुछ जो मैंने वहाँ बताया है। फिर मैंने कहानी का मूल भाव बता दिया कि भाई ये पढ़ते हैं घटनाओं को, उससे आहत होते हैं, सोचते हैं इन सबको कैसे ठीक किया जाए और ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो वो कलम उठाते हैं और लेखनी के द्वारा इन सब चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बीच में लेखक ने यह भी बताया कि राजनीतिक स्थिरता अगर किसी देश में आती है तो किस कारण आती है, तो बाहर के आतंकवाद से, उसके अंदर चल रहे उग्रवाद से। देश के अंदर भी तो उग्रवादी गतिविधियाँ चलती हैं। फिर बताया कि माओवादी गतिविधियों के बारे में लेखक ने स्पेशल बताया कि भाई ये वो लोग इससे जुड़ते हैं जिनकी विचारधारा खराब होती है, जिनकी मानसिकता जो है खराब होती है। ये क्षति पहुंचाते हैं अपनी राष्ट्र की संपत्ति को। लोग, प्रशासनिक तंत्र भी जिसमें जिम्मेदार है, वो भ्रष्टाचार है, वो सही से अगर लोगों को उसका हक देने लगे तो लोग अपना हथियार क्यों उठाएंगे, उग्रवादी क्यों बनेंगे, ठीक है। वो तो न्यायालय पे, जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा रखेंगे। तो इस तरह की बातें लेखक ने बताई है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा मेन थीम होता है। अब देखो, जैसे मैं हर कहानी में एक पिक्चर आपको ऐसा देता हूँ जिससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। आज भी मैंने ये पिक्चर वैसे ही बनाया है। आप इसे एक बार पहले 1-2 मिनट देखो ध्यान से। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको इस कहानी में जितना कुछ है हमने सब निचोड़े यहाँ निकाल के दे दिया। अगर आप ये पिक्चर भी केवल देख लेते हो ना, देखो मैं जितनी भी कहानी है उस सब में एक पिक्चर ऐसा दे ही रहा हूँ जिसमें अगर आपने खाली पिक्चर का फोटो भी रखा ना, एग्जाम में देख लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे प्रश्न छूटेंगे। 90% क्वेश्चन तुम बना ही दोगे। इस पिक्चर को अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है। इस पिक्चर को अच्छे से देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरी कहानी अभी जो मैंने इसके पहले आपको नरेट किया है, देखो वही चीज़ है, बस इस पिक्चर में सब कुछ डिपिक्ट कर दिया गया है। आप पहले 1 मिनट पिक्चर को देखो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो गुरुजी की फिक्र है, ये कहानी का नाम है। ये हमारे राम नारायण गुरुजी हैं जो देखो चिंता में डूबे हुए रात में सो नहीं रहे हैं। घड़ी में देखो, अगर आप सही से देखो तो लगभग 3 बजने वाला है। घड़ी की सुई यहाँ है, 3 बजने वाला है, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब ये देखो, ये न्यूज़ हो गया, या तो पेपर पढ़कर, रेडियो सुनकर या टीवी सुनकर ये न्यूज़ ये कलेक्ट करते हैं। घटनाएं जो घट रही हैं देश विदेश में उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद इनको क्या टेंशन होता है देख लो आप, मैंने यहाँ बता दिया है। एक बार पहले आप इसे अच्छे से देखो। इसको देख लो, फिर हम सिर्फ कहानी पढ़ने वाले हैं खोटा में, और उसको आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देंगे और ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। चलो हम इस पर एक करके चर्चा भी करते चलते हैं। देखो, ये जो वृद्ध व्यक्ति आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वृद्ध बताया गया है कहानी में, मुझे ये इमेज अच्छा लगा
तो मैंने आप लोगों के लिए लिया। देखो चिंता में डूबे हुए, रात के 3 बजने वाले हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं कि इन्हें प्यार वार हो गया, ये सो नहीं पा रहे हैं, इनकी चिंता अलग है जो मैंने अभी बताई थी आप लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय। देखो ये जो गुरुजी रामनारायण गुरुजी हैं, ये या तो रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं या पेपर से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो देश विदेश में घट रही घटनाएं हैं, इनके आसपास भी जो चीज़ें देखते हैं, उन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से परेशान है, एक पॉइंट। अमेरिका के इराक ईरान पर जोर जबरदस्ती या दबाव है, दूसरा पॉइंट। हम सारी समस्याओं के यहाँ लिखी दी हैं। इजराइल और लेबनान के बीच का युद्ध, इससे ये परेशान। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बदलता जुबान या बयान से ये परेशान। अब देखो ये देखो राजनीतिक अस्थिरता, हमने बात करी कि राजनीतिक स्थिरता जो है क्यों डगमगा गया, उसी को मैंने यहाँ दे दिया कि राजनीतिक में अस्थिरता, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थिरता क्यों आती है, कि कारण क्या है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी आतंकवाद, देसी उग्रवाद, माओवादी विचारधारा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्वार्थीपन। ठीक है, स्वार्थपन होगा, स्वार्थीपन, ये भी ठीक है। इसके बाद देखो अन्य समस्याएं जैसे बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पूर्वी एशियाई, पश्चिमी एशियाई, मध्य एशियाई, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की समस्या, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का ही पार्ट है। श्रीलंका में जनजातीय समस्या, नेपाल की राजनीतिक समस्या, इन्हीं सब चीज़ों में अपने देश की समस्या, जैसे देखो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का जातिवाद संघर्ष। इसी में तीसरा है आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद, आंध्र प्रदेश का तेलंगानावाद, गुजरात, महाराष्ट्र का हिंदू मुस्लिम का वाद और उड़ीसा में ईसाईवाद। तो ये देश की कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे देश में व्याप्त है। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये देखो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, देश की समस्या हो, देश में राजनीतिक अस्थिरता जिस कारण से आ रही हो, तो इन सब समस्याओं को जब ये जो हमारे गुरुजी रामनारायण गुरुजी पढ़ते हैं या जानते हैं, तो इन्हें बहुत तकलीफ होता है, ये चिंता में डूब जाते हैं कि भाई कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करा जाए। इसके लिए देखो मैंने यहाँ लिखा निदान और हल। हल क्या है, कलम से ये अपना हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये हल निकालने के लिए कैसे सोचते हैं, कलम के थ्रू सोचते हैं कि कलम के द्वारा हम हल निकालेंगे। तो कलम के द्वारा क्या करेंगे, लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखकर बदलाव लाएंगे। बदलाव क्या लाएंगे, सरकारी नियम कानून में बदलाव लाएंगे। पुलिस की शैली में निर्दोष लोगों का पुलिस की शैली में बदलाव लाएंगे जिससे निर्दोष लोग शिकार न बने। और तीसरा है कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाएंगे। तो यही देखो पूरी कहानी के निचोड़ यही था। ये सब प्रॉब्लम मैंने अभी बताया ही आपको। देखो इसमें 3 तरह की बेसिक प्रॉब्लम है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो मैंने बताई है, देश में चल रही समस्याएं ये मैंने बता दिया, और देश में राजनीतिक स्थिरता क्यों है ये भी मैंने बता दिया। और लेखनी से लिखकर लेखक ने किन बदलाव की बात की है, तो 3 बड़े बदलाव की बात की है, सरकारी नियम कानून में, पुलिस के शैली में और लोगों के व्यवहार में। ठीक है, तो ये रहा कहानी का जो मेन पंच बोल लो आप, जिसको देखकर आप कहानी को एक मोटा मोटी तौर पे समझ जाओगे। मोटा मोटी क्या, मैं जिस तरह स्लाइड दिया हूँ मुझे लगता है कि 90% तो कहानी यहीं ख़त्म होती है कि भाई इन्हीं चीज़ों की तो बात हुई है। ठीक है, अब हम सिर्फ चलेंगे। ये देखो छैयर किताब है, मैंने आप लोग को बोला है ना, इसका भी स्कैन कॉपी मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। वैसे मैं स्लाइड तो दे ही रहा हूँ। तो आप अब क्या है कि अब चलेंगे हम लोग किस तरफ, तो गुरुजी की चेठा या फिक्र। अब हम इस कहानी को देखो, खोटा में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देखते चलो। हम बुक से पढ़ेंगे, चूँकि सामने से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेटर्स बड़े बड़े हैं, बहुत नज़दीक से पढ़ने में आँख पे रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा पड़ता है थोड़ा, तो हम इससे पढ़ेंगे आपको। आप यहाँ देखते चलो, हम हिंदी में ट्रांसलेट करते भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, गुरु जी चेठा फिक्र, गुरु जी की फिक्र या गुरु जी की चिंता। तो गुरुजी रामनारायण के राइतों के नींद नहीं लागइन, टुकुर टुकुर देश दुनिया कर सर समाचार सुनी, हर घड़ी सोचते रहा तला, दिने जे पेपर पढ़ा तला, रेडियो के समाचार सुना तला, तो आकुल वाकुल हाई के रही जातला। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि गुरुजी रामनारायण को रात में भी नींद नहीं लगता था, उनको रात को नींद नहीं आती थी। टुकुर टुकुर मतलब एक टक। ठीक है, टुकुर टुकुर देश दुनिया कर सर समाचार सुनी, हर घड़ी सोचते रहा चला। तो देश दुनिया के जब वो सर समाचार कहने का मतलब न्यूज़पेपर को जब न्यूज़ पढ़ते थे तो दिन रात सोचते रहते थे, हर घड़ी हर समय वो सोचते रहते थे। दिने जी पेपर पढ़ा तला, रेडियो के समाचार सुना तला, तो आकुल वाकुल हाई के रही जातला। अब दिन में जो पेपर पढ़ते थे, रेडियो में समाचार सुनते थे, तो आकुल व्याकुल मतलब व्याकुल। ठीक है, परेशान। आकुल व्याकुल कहने का मतलब क्या होता है, परेशान होकर रह जाते थे। ठीक है, परेशान होकर रह जाते थे। आगे देखो, गुरुजी रामनारायण पढ़ा तला इजराइल और लेबनान का लड़ाई के खबर,
पढ़ा चला अमेरिका जोर जबरदस्ती इराक ईरान ऊपर दबाव। तो गुरुजी क्या पढ़ते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि गुरुजी राम नारायण पढ़ा चला इजराइल और लेबनान कर लड़ाई की खबर। तो खबीर जो है खोटा शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? खबर। खबीर का मतलब क्या होता है? खबर। तो गुरुजी पढ़ते थे इजराइल और लेबनान के बीच में जो लड़ाई है वो खबर को पढ़ते थे। पढ़ा चला अमेरिका को जोर जबरदस्ती इराक ईरान ऊपर दबाव। अमेरिका के जो जोर जबरदस्ती इराक ईरान पे जो दबाव बना के रखा था अमेरिका, उसको पढ़ते थे। पढ़ा चला पाकिस्तानी राष्ट्रपति को रोज रोज बदलते जुबान। कि भाई पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था हर दिन उसका जुबान बदल जाता था। कहने का मतलब कि जो बयान आज पाकिस्तान का राष्ट्रपति दे रहा है कल वो उससे मुकर जाता था। पढ़ा चला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कारनामा। तो जो पाकिस्तान का जो खुफिया एजेंसी है जो ISI है उसका कारनामा को पढ़ता था। पढ़ा चला पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन रोज रोज कर उत्पात। कि जो पाकिस्तान में उग्रवादी संगठन थे वो क्या क्या उत्पात मचा के रखे थे रोज रोज, उसको पढ़ता था। आगे देखो आप लोग, पढ़ा चला श्रीलंका कर जाति समस्यायिक झगड़ा झंझट। ओके, और क्या पढ़ता था कि श्रीलंका में जो जाति समस्या चल रहा था उसका जो झगड़ा झंझट चल रहा था उसको पढ़ते थे, जिससे गोलाबारी और काटमारा हो रहा था उसको पढ़ते थे। अब देखो नेपाल कर, आगे देखना, नेपाल का राजनीतिक समस्या, नेपाल में जो राजनीतिक समस्या चल रहा था उसको पढ़ते थे। बांग्लादेश कर उटपटांग समस्या, बांग्लादेश में जो उटपटांग समस्या चलता था उसको पढ़ते थे। चीन कर आपन पैतराबाजी, वियतनाम उत्तर दक्षिण समस्या और कते कते पूर्व एशियाई समस्या और पश्चिम एशियाई समस्या हो। ये बता रहा है कि सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में जो उटपटांग समस्या चलता था, चीन का जो अपना पैतराबाजी चलता था, वियतनाम का उत्तर दक्षिण में जो समस्या है, और कितना ही पूर्व एशियाई समस्याएं और पश्चिम एशियाई समस्याओं को भी वो पढ़ते थे। आगे देखो, बीच एशिया में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान का समस्या बनले रहे। ये बता रहे कि जो मध्य एशिया का पार्ट है वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम लोग क्या सेंट्रल एशिया के पार्ट में आते हैं, तो भाई मध्य एशिया हो गया आपका। तो यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान, तो इन सब के बीच में तो समस्या बनले रहे। भाई यहाँ तो समस्या बना रहता था। आगे बोल रहा है कि गुरुजी राम नारायण परेशान रहत। गुरुजी राम नारायण जो थे वो परेशान रहते थे। गुरुजी राम नारायण सबले बेसी सोचे हेलत अमेरिका का राजनीति बारे। धनी देश रहे अमेरिका, ज्ञान विज्ञान और धनो संपत्ति में आगू से ले उ कमजोर देश के अपन गुलाम तैर के नचवे खेलवे हेले। ये बता रहा है कि सिर्फ वही नहीं सोचते थे, गुरुजी परेशान रहते थे। फिर ये बोल रहा है कि गुरुजी सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते थे? अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचते थे। ये धनी देश था, अमीर देश था, ज्ञान विज्ञान में आगे था, धन संपत्ति में भी आगे था, फिर भी वो कमजोर देश के अपन गुलाम तैर का नचवे खेलवे हेलाई। माने अपना जो कमजोर देश था उसको गुलाम की तरीके से नहीं होता कि जिसको आप गुलाम बनाते हो उसको किसी भी अपने इशारे पर उठना बैठना मजबूर कर देते हो। तो अमेरिका भी वैसा ही करता था कि जो भी कमजोर देश हैं उसको गुलाम की तरह से नचाते रहता था। आगे लिखा है कि इजराइल और फिलीपींस कर समस्या, इराक कर समस्या, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान संग होकर सहमति और असहमति जग जाहिर रही। ये बोल रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या आप लोग को पता है, गाजा हाइट और गोलन स्ट्रिप, वहाँ समस्या चलती ही रहती है। इस जो इजराइल और इसका पार्ट है किसका? ईरान का। फिर ये इजराइल और फिलिस्तीन का पार्ट है। तो ये बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या, इराक कर समस्या मतलब इराक का समस्या, ईरान अफगानिस्तान का समस्या और पाकिस्तान संग होकर सहमति और असहमति जग जाहिर रहे। किसका? तो इराक ईरान का जो सहमति है पाकिस्तान के साथ वो जग जाहिर था। एक और चिंता फिक्रे गुरुजी राम नारायण के नींद नहीं आवे। तो भाई इसके चिंता की वजह से भी आपके राम नारायण जो गुरु जी है उनको नींद नहीं आता था। यूरोप कर देश पराए चुप रहत ही, क्या दिया हुआ देखो, यूरोप कर देश, एक सेकंड मुझे यहाँ से पढ़ने दो, एक्चुअली लिखते वक्त कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। हाँ, यूरोप कर देश पराए चुप रहत कौमा दो, ई राजनीतिक लफड़ा में नी पड़े चाहे हेला। यूरोप के जो देश थे वो पराया मतलब यहाँ पराया जो है मतलब पराया, हिंदी में क्या होगा? पराया। यूरोप के जो देश थे, यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोप के जो देश थे वो प्रायः चुप रहते थे। इस तरह के राजनीतिक लफड़ा में वो नहीं पढ़ना चाहते थे। ये राजनीतिक लफड़ा में नी पड़े चाहे हेला, इस तरह के राजनीतिक लफड़ा में यूरोपियन देश नहीं पढ़ना चाहते थे। ओखिन अपन विकास खातिर रात दिन जापान लेके लागल रहत। उन लोग अपने विकास के लिए रात
रात दिन जापान लिखे मतलब जापान की तरह, लिखे मतलब तरह या जैसा, तरह या जैसा, कि जापान लिखे मतलब जापान की तरह लगे रहते थे। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, दिन दुगना रात चौगुना बाड़े हेलत। ये बता रहे कि नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड ये सब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा था, बाड़े हेलत मतलब बढ़ रहा था। ब्रिटेन और रूस अमेरिका संगे घिसाए पिटाए हेला, और चीन बीच में बढ़ाए चढ़ाए के सर शिकायत करे हेल। अब देखो ब्रिटेन और रूस अमेरिका के साथ में घिस पिट गया था, मतलब उसका साथ दे के बहुत जगह उसको नुकसान भी हुआ था। चीन बीच में बढ़ा चढ़ा के उन लोगों का सर शिकायत मतलब उन लोगों की बुराई करता था। ये सब सोची गुरुजी बेमतलब अपन शरीर खराब करे हेलत। ये बता रहा है कि इन सब चीज़ों को सोच कर राम नारायण जी जो हैं, गुरु जी मतलब राम नारायण जी बेमतलब बिना मतलब का अपना शरीर खराब जो है, खराब का मतलब हो गया खराब जो है खोटा शब्द है, तो खराब कर हेलत मतलब खराब करते थे। राम नारायण गुरु जी की इतने चिंता फिक्र नहीं रहे। राम नारायण गुरु जी जो हैं उनको सिर्फ इतनी चिंता फिक्र नहीं थी, ओकर चिंता फिक्र तो भगवाने जाने पार तला। देखो कहने का मतलब देखो लेखक ने किस तरह से बताया है कि एक इंसान की चिंता कितनी बड़ी हो सकती है। ये जो गुरु जी राम नारायण, ये पूरा सोचो एक व्यक्ति जो है पूरा देश, कितने देश है, बहुत देश है। अब हर देश की समस्याओं के बारे में अगर आप खबर पढ़ लो, सोचने बैठ जाओ, तो सोचो कितने प्रकार के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, कितनी चिंताओं से आप घिर जाओगे। तो लेखक ने इन सब चीज़ों को राम नारायण गुरु जी के चिंता के माध्यम से बताया है। मतलब ये देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो व्यापक हैं, जिस पे मनुष्य को चिंता करनी चाहिए, लेखक ने उन सब चीज़ों को उठाया है। तो इसी बात को लेके और ये सब चिंताएं इतनी एक एक करके आप देखोगे तो देश विदेश में इतनी समस्याएं हो जाती है कि आप किन किन चीज़ों पर चिंता करोगे। तो ये चिंता को बड़ा रूप देने के लिए कि भाई ये सब समस्याएं बहुत बड़ी हैं और बहुत सारी हैं, तो इसीलिए लेखक ने बताया इस सेंटेंस लिखने का प्राय जो अभिप्राय है वो यही है कि राम नारायण गुरु जी के इतने चिंता फिक्र नहीं रहे, ओकर चिंता फिक्र तो भगवाने जाने पार था। मतलब देखो भगवान मतलब ये बोला कि राम नारायण का जो चिंता फिक्र था ना, वो तो सिर्फ भगवान समझ सकता है। देखो भगवान तो सब कुछ समझ सकता है, लेकिन ये जो वाक्य लिख दिया गया, इसका अभिप्राय बनता है कि उसकी चिंता फिक्र इतना अधिक थे कि कॉमन जो आदमी है वो नहीं समझ पाएगा। ये इतने चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, ज्ञाता है, दाता है, तो सिर्फ भगवान ही उसकी इतनी चिंताओं को समझ सकता था। इंसान के बस की तो बात नहीं थी। मतलब आप समझ लो कि राम नारायण गुरु जी कितनी चिंता लेकर जी रहे थे। ठीक है, आगे देखो, जखन उ देशे की चिंता फिक्र करे लागतला तखन तो ओकर मेहरारुओ परेशान हई जातला। ये बोल रहा है कि जब वो देश की चिंता फिक्र करने लगते थे तो उसमें तो उसकी मेहरारुओ कहने का मतलब यहाँ हो गया पत्नी भी परेशान हो जाती थी। ठीक है, पत्नी दीर्घिकार होगा क्या, देख लेना, हर सही होगा दीर्घाई होगा, शायद यही होगा। तो ये बोल रहा है मेहरारू का मतलब क्या है, उनकी पत्नी, कि जिसमें वो देश की चिंता फिक्र करने लगते थे उसमें तो उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती थी। हाई जातला, इसके बाद यहाँ से देखो, अजी खा लीजिए, मतलब आगे क्या बोलती है, अजी खा लीजिए ना, ये यहाँ नहीं होगा, अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। ये देखो हिंदी में ही बताया गया है। यहाँ से देखो, अजी खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। तो देश की चिंता में वो इस कदर डूब जाते थे कि अपना खाना समय पे खाते नहीं थे। तो जैसे पत्नी जो है, पति का संबोधन है, अजी क्या है, एक तरह का संबोधन है। ठीक है, जो आमतौर पर पत्नियां पति के लिए करती हैं। बहुत जगह ऐसा माना जाता है कि पतियों का नाम नहीं लिया जाता तो उन्हें अजी इस संबोधन के तौर पे बुलाया जाता है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि अजी खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर बोलिएगा आप कि पेट दर्द कर रहा है, खाना पचा नहीं। फिर बोल रहा है कि तहुओ राम नारायण कर चिंता भंग नहीं हे तलई, जैसे वो तपस्या में लीन हथ। ये बोल रहा है कि तब भी उसकी पत्नी बोलती थी कि अजी खाना खा लीजिए, समय से खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा होगा, अनपच हो जाएगा, पेट दर्द होगा। लेकिन तब भी यहाँ बहुत जोर देके लेखक ने लिखना चाहा है कि तब भी राम नारायण की चिंता भंग नहीं होती थी। मतलब वो चिंता से बाहर नहीं निकलते थे। जैसे वो तपस्या में लीन है, जैसे वो चिंता में इतना डूब जाते थे, जैसे एक साधु या संत तपस्या करता है तो उसे आसपास की देश दुनिया कोई खबर नहीं रहता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने तप में मग्न रहता है। तो वही बात यहाँ लेखक बताना चाह रहा है कि वो इतनी चिंता में इतने डूबे रहते थे ना
कि उनकी पत्नी अगर खाने के लिए बोलती भी थी, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब ही क्यों न हो जाए, तब भी वो उनकी समस्याएं, उनकी चिंता से बाहर नहीं निकल पाते थे, जैसे लग रहा तपस्या कर रहे थे अपनी चिंताओं के साथ। आगे बोल रहा है कि रामनारायण तखन आपन देशेक, आपन राज्यक, आपन क्षेत्रेक, आपन गाँवक और आपन घरक हाल बेहाल सोचित रहतला। रामनारायण उस समय अपना देश का, अपना राज्य का, अपना क्षेत्र का, अपना गांव का और अपना घर का हाल बेहाल, मतलब हाल समाचार जो है सोचते रहता था। जैसे देखो क्या क्या सोच रहा था, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, अब ये बता रहा देश का, राज्य का, क्षेत्र का, गांव का। तो भाई अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय बात हुई, अब हमारे देश के अंदर की बात होगी, जिसमें कि पहला मैंने बताया था जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड कर जातिवाद संघर्ष। भाई ये जो असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वहाँ जो जातिवाद संघर्ष चल रहा है उसके बारे में सोचता था। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर उग्रवाद, आंध्र प्रदेश कर तेलंगानावाद। तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का उग्रवाद के बारे में सोचता था, कॉमा हो गया यहाँ। आंध्र प्रदेश कर तेलंगानावाद, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगानावाद चल रहा था, मतलब ये तब की कहानी है जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था आंध्र प्रदेश से। उसमें डिमांड की गई थी कि भाई तेलंगाना एक नया अलग राज्य दो, तो उस समय जो तेलंगानावाद चल रहा था, जो इशू चल रहा था, उसी को इसने बोला है तेलंगानावाद। गुजरात महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद, गुजरात महाराष्ट्र में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा चल रहा है उसके बारे में। उड़ीसा कर ईसाईवाद कर रोज रोज कर खबर से गुरुजी रामनारायण चिंताओं डूबल रहा था। तो भाई इस तरह की जो देश में समस्याएं थी, इन सब समस्याओं को लेकर गुरुजी इन सब खबर, मतलब खबर मैंने पहले आपको बताया है, तो इन सब खबरों को लेकर गुरुजी रामनारायण जो है चिंता में डूबे रहते थे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि गुरुजी की बेचैनी अपन चारेक दुराक जे रहियन से तो रहबे करियन, भाई भाई हित कुटुंब बेटा बेटी की झर झमेला तो रोज बर्दाश्त करे हेला, आदमी का संतोष और अविश्वास तो देखे हेला, एटीन तो देखी देखी भेभाए गेल रहत, मुद्दा कतनो कोशिशे शांति नहीं पावे हेलत। देखो ये बोल रहा है कि अब सिर्फ घर दूरा की समस्या नहीं है, आपन चारे के दूरा का मतलब, दूरा मतलब आपका जो घर का बाहर का जो आपका भाग होता है सो दूरा आप बोलते हो। तो सिर्फ ये देखो ये बोल रहा है कि गुरुजी की बेचैनी अपने सिर्फ घर परिवार में जो हो रहे हैं समस्याएं हैं, जैसे जो कि हित कुटुंब में जो आपके सगे संबंधी में होता है, बेटा बेटी में होता है, जो झर झमेला करने का मतलब कि झगड़ा झंझट जो होता है, ये तो रोज बर्दाश्त करता ही था वो। आदमी का संतोष अविश्वास तो ये देखा ही था, 18 तो देखी देखी भेबाई गल रहा था, मतलब ये देख के तो वो पक गया था। ठीक है, मुद्दा कतनों कोशिश से शांति नहीं पावे, तो मतलब कितना भी हो कोशिश करे वो, उसे शांति नहीं मिलती थी। रातों भर नींद नहीं आवत लाइन, रात भर उसे नींद नहीं आता था। एक आध घंटा जब बिहान सुतई तला तो सुतई तला, और नहीं तो जागले बिहान है जात लाइन। ये बोल रहा है कि अगर एक आध घंटा ये सुबह सो गया तो सो गया, कौन? गुरुजी, अदरवाइज रात भर ये जगह रह जाते थे। तो यहाँ देखो देश दुनिया का विवाद, फिर ये बताया कि अपने घर के आसपास, अपने मान लो चार एक दूरा जो अपने घर के आसपास है, या फिर अपने जो भाई भाई के बीच में, भाई मतलब भाई भाई के बीच में हित कुटुंब बेटा बेटी ये सब समस्याओं को देखा था। आदमी में असंतोष अविश्वास इसको भी देखा था। ये सब चीज़ देख के तो ये तो पक गया था, लेकिन कितना भी कोशिश करता तो बाकी जितनी समस्याएं इसके दिमाग में चल रही थी, इससे इसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होता था। रात भर नींद नहीं आता था, एक आध घंटा बिहान मतलब सुबह बिहान मतलब जब सुबह का मतलब क्या कहा जाए उसको, जब एकदम सुबह जब होना प्रारंभ होता है ना, तो भोर जो होता है बिहान वही है कि एकदम जो सुबह का जो प्रातः पहली वेला होती है वही बिहान बोला है कि सुबह अगर इसे नींद आ गया तो आ गया, एक आध घंटा सो लिए तो सो लिए गुरुजी, अदरवाइज रात भर जगे रह जाते थे। अब गुरुजी के रामनारायण मानवीय विचारधारा का आदमी रहत से ले गोटे दुनिया के आदमी के इक्के लेखे बुझे हलत। देखो ये क्या बोला कि गुरुजी रामनारायण चूंकि मानवीय विचारधारा के आदमी थे, मानवीय विचारधारा का आदमी रहत, गुरुजी रामनारायण मानवीय विचारधारा आदमी थे। मानवीय विचारधारा मतलब सब हर एक मानव के बारे में सोचने वाला से ले गोटे दुनिया के आदमी के एक के लेखे बुझे हलत। गोटे दुनिया मतलब संपूर्ण दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया के आदमी को एक ही जैसा, एक के लेखे मतलब जैसा। लेखे का मतलब क्या है, या तो एक तरह, एक के लेखे, कहाँ लिखा हुआ है एक के लेखे। देखो एक के लेखे का मतलब है या तो एक तरह से सोचते थे उन सब के बारे में, या एक जैसा। ठीक है, एक जैसा।
तो ये बोल रहा है कि वो चूंकि मानवीय विचारधारा के आदमी थे, इसलिए गोटे दुनिया मतलब पूरे दुनिया, गोटे दुनिया का मतलब हो गया पूरी दुनिया के आदमी को एक तरह से समझते थे। बूझे हेलत मतलब समझते थे, बूझना समझना दोनों एक ही वर्ड है। लोगे लोगे कतना थपाक है, ये क्या लिखा हुआ एक सेकंड देखने दो मुझे। हाँ, लोगे लोगे कतना थपाक है, समाजे कते कते रकम लोग आहत, देश दुनियाए कते कते रकम कर भाव विचार है। देश दुनिया, हाँ, समाज कते कते रकम लोग आहत, देश दुनिया कते कते रकम कर भाव विचार है। ईटा गुरुजी के दिमागे नहीं आवे हलाई। ये बोल रहा है कि समाज में कितने प्रकार के लोग हैं, देश दुनिया में कितने कितने रकम के लोग हैं, ये सब गुरुजी के दिमाग में नहीं आता था। उस सबको एक ही प्रकार का समझते थे। जैसा कि पहले बताया गया आपको, ईटा गुरुजी के दिमागे नहीं आवे हलाई, ये बात गुरुजी के दिमाग में नहीं आता था। उस सबको एक समान मानते थे, जबकि समाज में बहुत भांति भांति के लोग हैं, सब एक प्रकार का तो है नहीं, देश दुनिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो ये बात गुरुजी के दिमाग में नहीं आता था। अब आगे क्या बोला देखो, वो तो छुआ के जैसन पढ़वे हलथिन, ऐसा ना करा ईटा ठीक बात नहीं लागई, दोसर कर चीज बसु तो दोसर कर ओकर लागई, उ चीज़ें लोभ नहीं करे के चाही। कोई छोट है बड़ है, का करे है न है, का नहीं करे है, ओकर नुकता चीनी नहीं करे लागे, ओकरा ना तो चिढ़ावे के चाही और ना तो सतवेक। देखो ये क्या बोला, यहाँ तक देखो जो मैंने पढ़ा। सतवेक मतलब सताना, सतवेक मतलब क्या होता है, सताना, सताना। तो देखो गुरुजी रामनारायण क्या है कि वो तो बच्चे के जैसा सोच रखे हुए थे, या बच्चे के जैसा बात बताते थे कि भाई ऐसा मत करो वैसा मत करो, अगर दूसरे का सामान है तो उसी का है। इसके अलावा कि लोभ नहीं करना चाहिए, छोटे बड़े में मान लो किसी को चिढ़ाओ नहीं, किसी का नुक्ताचीनी मतलब होता है बुराई, नुक्ताचीनी मतलब हो गया बुराई, या फिर कहो एक तरह की चुगली, ठीक है, कि नुक्ताचीनी बुराई नहीं करना चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। वही सब आदर्श ओकर दिमागे घुरैत रहत हलै और व्यवहारे के ठीक एकर उल्टा हेवे हलै। ये बोल रहा है कि यही सब विचार जो है आदर्श, ये सब क्या आदर्श है कि भाई हमारा जो चीज़ हमारा है, उसका जो है उसका है, हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, किसी को चिढ़ाएंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। तो ये मनुष्य में एक तरह की आदर्श भावनाएं हैं जो होनी चाहिए आमतौर पर मनुष्य में। तो ये बोल रहा है कि वो सब आदर्श ओकर दिमागे घुरत रहत हलै और व्यवहार के ठीक अगर उल्टा हेवे हलै। अब व्यवहार में क्या होता था कि ठीक इसका उल्टा हो जाता था, से लोग भीतरे भीतरे परेशान रहत, इसीलिए वो भीतर भीतर से परेशान रहता था। मतलब देखो आमतौर पर मनुष्य में ये सब होना चाहिए, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो देखते थे कि मनुष्य तो उसका उल्टा कर रहा है। व्यवहार में मनुष्य जो है, समाज में मानव जो है, देश हित में, देश विदेश में मानव सब उसका उल्टा कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ें से क्या होता था, वो भीतरे भीतर मतलब अंदर अंदर परेशान रहते थे। ओकर आत्मा इस सोचे है नहीं हल, ओकर आत्मा इस सोचे नहीं हेल। देखने तो मुझे किताब में आगे क्या है, हाँ आगे देखना, ओकर आत्मा इस सोचे नहीं हेल जे दुनियाए ऐसनो आदमी एखनो ई विज्ञाने के जगू हत। उसका ये आत्मा सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसा आदमी है, इस विज्ञान के युग में है। भाई गुरुजी का मानना था कि देश दुनिया आगे बढ़ गया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो गई, तो वो उसका आत्मा ही नहीं मान रहा था कि अभी भी ऐसे इंसान है क्या। भाई इतना देश दुनिया आगे बढ़ गया तो इनकी सोच भी आगे बढ़ जानी चाहिए थी। आगे देखो क्या बोल रहा है कि जखन शिक्षाक इतना विस्तार हाई गेल है, विज्ञान इतना आगू बढ़ल है, तो वो आदमी जानवर लेके अपन बहादुरी दिखाए के पूर्ण इतिहास के दोहरावत रहत। ये बोल रहा है कि जब शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, ज्ञान विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, तब भी आदमी जानवर के जैसे अपना बहादुरी दिखाने के लिए पुराने इतिहास में क्या होता था भाई, आदि मानव लोग क्या करते थे, मारपीट करते थे, ठीक है। उनको तो समझ नहीं था ना कि सही क्या है गलत क्या है, उसमें तो कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था, कोई न्याय प्रणाली नहीं थी। पहले तो लोग राजा रजवाड़ा अपना सीमा बढ़ाने के लिए आज यहाँ अटैक कर दिए, वहाँ अटैक कर दिए, सिकंदर देखो कितना अटैक कर करके सारा जग जीत रहा था। तो ये बोल रहा है कि भाई आज के युग में जब शिक्षा इतना बढ़ गया है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ गया है, तब भी मनुष्य जो है जानवर लेके व्यवहार कर रहा है और पुराना इतिहास को दोहरा रहा है, ठीक है। इस सोच के रामनारायण गुरुजी बड़ा निराश थाकल हारल तरी रहे लागला। इस सोच के रामनारायण जी
बहुत निराश, थाकल मतलब थका हुआ, हारा हुआ जैसा रहने लगे। विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद देश का राजनीतिक स्थिरता के, यहाँ देखो मैं भी लास्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूँ कि विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद देश का राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी दिल रही। ये बता रहा है कि देश का जो राजनीतिक स्थिरता है उसको कौन डगमगाया था। तो मैंने वहाँ बताया था कि विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद, देखो मैंने यहाँ बताया भी है। एक एक चीज़ जो कहानी में आप देख रहे हो ना, उसे मैंने आपको बहुत अच्छे तौर पे बता दिया है, यहाँ लिख भी दिया है। देखो देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगा कर रख देने वाला क्या है, विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद। मैंने ये जो स्लाइड बना दिया है ना, जो आपको समझा दिया, ये यही पूरी कहानी है जो आपको थोड़ी बढ़ा चढ़ा के देखने को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो डगमगा के राखी दिले रही, रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी, मुठभेड़ कर खबर, रेडियो जो सुनी हैला, टीवी देखे थला और पेपर पढ़े थला, कहियो 10 तो कहियो 20 तो कहियो औरों बेसी मौत थला। ये बोला कि रोज रोज बम विस्फोट की खबर देखने को मिलती, कहीं सुरंग में विस्फोट हो गया, कहीं गोलीबारी हो गया, कहीं ये या तो न्यूज रेडियो में सुनता है या टीवी, ये हो गया टीवी मतलब टीवी में, ये रेडियोज हो गया मतलब रेडियो में। ठीक है, या तो पेपर में पढ़ता है, रेडियो में नहीं सुनता, या टीवी में देखता। कहीं 10 मरे, कहीं 20 मरे, कहीं उससे ज़्यादा, कहीं औरों बेसी मरतला मतलब कभी उससे ज़्यादा मर जाते। देखो यहाँ 3 चीज़ का जिक्र हुआ। न्यूज़पेपर गुरुजी कैसे कैसे पढ़ते थे, न्यूज़ उनको कहाँ से मिलता था, या तो पेपर से, या रेडियो से, तो टीवी से। आप मेरे इस चित्र को देखो, मैंने जो कहानी में दिया है, देखो रेडियो, न्यूज़पेपर और टीवी। मैं जब ये पिक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए कहानी में ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के देता हूँ, बिलीव मी, मैं पूरे स्टोरी का एक निचोड़ देने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत मेहनत से ये पिक्चर आपके लिए लेके आता हूँ ताकि कहानी का वही एग्जैक्ट प्रारूप आपको यहाँ दिख सके। इसलिए मेरे स्क्रीन पर ये जो इमेज आपको हर कहानी मिलता है ना, उस इमेज को बहुत गौर से देखना है। इसमें जितनी चीज़ें हैं सब का सब कहानी के तौर पे ही लिया गया है। जो कहानी में है उसी को मैं लेके यहाँ पे आता हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छा इमेज दे पाऊँ। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि रोज रोज खबर पड़ता था मुठभेड़ का, कहीं विस्फोट का, उसमें कभी 10 लोग मरते, कभी 20, कभी उससे ज़्यादा मरते। बाहरी दुश्मन जितना खतरा करे हलत ओकर के लिए बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हलत। ये बोला बाहरी के दुश्मन जितना खतरा और नुकसान पहुंचाते थे, उससे ज़्यादा तो घरेलू दुश्मन जो थे उससे नुकसान हो जाता था। ठीक है, आगे देखो करे हलत, यहाँ से देखना। काय के राज्य उग्रवादी विचारधारा के लोखे जखिन लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में जिम्मेदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले मेटुएक नामे माओवादी गतिविधि अपनावत, तो फिर ओकर विचारधारा से हट के दोसर संगठन बनावत। ये बोल रहा है कि देखो इसमें बहुत तरह के व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है लेखक ने, जैसे लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में बताया है, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के बारे में बताया है। तो ये देखो ये बोल रहा है कि कितने राज्य में जो विचारधारा जो लोगों में बनी, जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उन सब के वजह से ये बोल रहा है कि अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले मेटुएक नामे माओवादी गतिविधियाँ अपनावत, तो फिर होकर विचारधारा से हट के दोस्त। ये बोला कि देखो जब बहुत तरह की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होती है तो मनुष्य क्या करते हैं, अपना विचारधारा में परिवर्तन कर लेते हैं और बहुत सारी माओवादी गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा संगठन बना लिए, मतलब लेकिन गतिविधियों में सम्मिलित जरूर रहते हैं। सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सड़क कर पुल तोड़े, स्कूल ढावे, पुलिस चौकी उड़ावे काम करत रही। ये बोल रहा है कि ध्यान देना, यहाँ से यहाँ पे कहाँ था, सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सड़क कर पुल तोड़े, स्कूल ढावे, पुलिस चौकी उड़ावे काम करत रहते। तो भाई जब वो माओवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, ये जो व्यवस्था बताई गई सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था, ठीक है, और यहाँ भी बताया गया है लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था, जब इन सब व्यवस्थाओं से परेशान हो जाते हैं तो अपने आप को माओवादी गतिविधि अपनावत, मतलब इन सब व्यवस्था से जब वो परेशान हो जाते तो माओवादी गतिविधियों को अपना लेते थे और फिर उस विचारधारा से जुड़ के अगर वो नहीं काम किया दूसरा संगठन ही बनाते, और इस तरह से वो क्या करते थे कि सरकार में तोड़फोड़ करते, सड़क पुल सब बर्बाद करते, स्कूल बर्बाद करते, पुलिस चौकी उड़ाने जैसा काम वो कर रहे थे। अब आगे देखो, काम करत रहे एकर से क्षेत्र के विकास रुक जाए। ये बोल रहा है कि इस तरह गतिविधियां अगर आप करते हो, सड़क उड़ाते हो, स्कूल को मतलब बर्बाद कर देते हो, पुलिस चौकी उड़ाते हो, तो इससे क्या होता है कि विकास का जो उस क्षेत्र का जो विकास है वो रुक जाता है। ठीक है,
रुक जाए, गलत कर विरोध तो होए के चाहिए, ओकर में कोनो दोष नहीं खे। ये बोला कि गलत अगर है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। मुद्दा तोड़ फोड़ से राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान हेवे से ये बोल रहा है कि लेकिन तोड़ फोड़ से राष्ट्र की संपत्ति नुकसान होती है। बस जलाना, ट्रेन उड़ाना, ये कहाँ कर विरोध लागे, कैसन विरोध? बोला अगर आप बस जलाते हो, ट्रेन उड़ाते हो तो ये कैसा विरोध लग रहा है, कहाँ का विरोध लग रहा है, कैसन विरोध लागे? मानवाधिकार के खिलाफ काम कर ले, सजा तो हेवे के चाहिए। अब ये बता रहे कि जो मानवाधिकार, जो मानव का अधिकार, अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। गुरुजी रामनारायण कर विचारे ई प्रयास भटकाव के कारण हेवे लागल है, मुई की धारा में नौजवान सबके आवे के चाहिए। ये आपको बता रहा है यहाँ पे, एक मिनट मुझे देखने दो, यहाँ कुछ छूटा तो नहीं है ना। गुरुजी रामनारायण, नहीं ठीक है, ये लिखा हुआ गुरुजी रामनारायण कर विचारे ई प्रयास भटकाव के कारण हेवे लागल है। ये बता रहे गुरुजी रामनारायण का जो विचार है कि उनका विचार ऐसा है कि ये जो भटकाव आने लगा है या भटकाव हुआ है, मुख्य धारा में नौजवान सबके आवे के चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि मुख्य धारा में नौजवान सब नहीं आए हैं, अगर वो आ जाते तो इस तरह का भटकाव नहीं होता। आप लोग यहाँ से फिर देखना, यहाँ से देखना, गुरुजी समाजवाद कर मनवैया रहत सहले तो समाजे कोनो अन्याय हेले सहे नहीं पा रहे हला। ये बता रहे गुरुजी समाजवाद पे विश्वास करते थे, समाजवाद को मानते थे, मतलब सभी समाजवादी कहने का मतलब समाज को एक निगाह से देखने वाला, सबको एक रूप में समझने वाला। तो ये बोला चूंकि समाजवादी व्यक्ति थे इसलिए वो कोनो अन्याय नहीं देख पाते थे, नहीं सह पाते थे। देशे विदेश से कहूँ जन हानि, धन हानि, बड़ी मात्रा में जीवन हानि हेले सुने पाइले गुरुजी का आत्मा कापी जाएलन। ये बोला कि देश विदेश में अगर वो कहीं सुनते थे कि भाई देश विदेश में कहूँ जन हानि, कहीं लोगों की अगर हानि हुई, कहीं धन की हानि हुई, कहीं बड़ी मात्रा में जीवन का हानि हुआ, मतलब कहीं लोग मारे गए, ठीक है, तो ये सब सुन के गुरुजी का आत्मा कांप जाता था, वो कापी जाहेला, वो कांप जाते थे, ठीक है। लोर नीचुआ हलाई, आंखें डबडबाए रहे हलाई। ये बोला कि देखो उनका आत्मा तो कांप जाता था, वो भी कांप जाते थे, बस इतना गनीमत मानो कि उनका आंख से लोर नहीं चुआ, मतलब कि आंसू नहीं चूता था, लेकिन उनका आंख डबडबा के रह जाता था। आंख डबडबाना मतलब जब आपका आंख में आंसू आ जाए और आंसू छलके ना, मतलब आंख का भर जाना ही आंख डबडबाना होता है, ठीक है। गुरुजी रामनारायण कर मन और ठोस है जाइत लाइन, जखन जातीय और समुदाय कर आपसी लड़ाइए 100, 500, 1000 और हजारों ले बेसिन खराब सुनतला। ये बोला उनका मन और ठोस हो जाता जब जाति और समुदाय का लड़ाई झगड़ा सुन लेते ना, जहाँ 500, 1000 लोग को नुकसान पहुंचा या आहत हो गए, मर गए, तो इन सब बातों से उनका मन और खराब हो जाता था, ठीक है। अब देखो ये लड़ाई काकर नुकसान है लाई, गुरुजी सोचे लगे तला कि आखिर इस तरह की लड़ाई जो हुई जाति समुदाय में, इसमें किसका नुकसान हुआ, ठीक है। बेसी गरीब तो मोरले है था, रोज मजदूरी करे वाला, फेरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया, फुटपाथे चलवैया तो बेसी मोरा है ये जाति और समुदाय वाला झड़प में। ये बोला कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? अगर जाति समुदाय के बीच में झगड़ा झंझट हो जाए, मान लो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा झंझट हो जाए एक समुदाय में या किसी और में भी हो जाए, तो बेसी नुकसान तो गरीब को ही उठाना पड़ता है ना, जो फुटपाथ पे रेडी लगाता है, जो फेरी वाला जो घूम के सामान बेचता है, जो दुकान में मतलब कि घूम के काम करते हैं फुटपाथ पे ही, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन्हीं लोग को होता है। इनका कोई घर वर तो उस तरह का नहीं होता है मजबूत सा जहाँ कोई घुस ना पाए, तो ज़्यादा लोग तो मरते इन्हीं में हैं, ज़्यादा आहत तो यही होते हैं। तो यही बताना चाह रहा कि आखिर ये समुदाय के झड़प में सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? तो भाई गरीब को, क्योंकि मरता तो गरीब ही है, ठीक है। अब आगे देखो, जखिन मारा हत ओखिन कर माए बाप जनी छुआ कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा करे के जिम्मेवार हेवे। अब ये बोल रहा है कि जब उन लोग गरीब को तुम मार देते हो, ठीक है, जब उसके माँ बाप को तुम मार देते हो तो उसके जो जनी छुआ है मतलब बाल बच्चे हैं, उनका आधार आहार सब कुछ छीन जाता है, आधार आहार शिक्षा दीक्षा। अब बताओ अगर किसी गरीब के माँ बाप झगड़े में, जाति समुदाय के झगड़े में मर गए तो उसके बच्चे का तो आधार ही छीन गया ना, माँ बाप का जिंदगी से चले आना मतलब उनकी मौत हो जाना, तो उस बच्चे का तो पूरा परवरिश, उसका खाना, उसका शिक्षा, उसका रहना, सब कुछ पे असर पड़ जाता है। तो वही ये बताना चाहे लेखक कि भाई अगर किसी का माँ बाप मर जाता है,
किसी का माँ बाप मर जाता है तो जनी छुआ कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा कर के जिम्मेवार हेवे है। मतलब माँ बाप रहते तो उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वो मर जाते तो भाई उनका तो ये सब छीन लिया गया, छीन जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये कुफ्र होगा, कुफ्र होगा। ठीक है, आगे देखना है यहाँ पे कुफ्र, ये कुफ्र है। ठीक है, कुफ्र बुद्धि वाला पागला दिमाग ओलाक बातें चली के काहे जनमानुस कुदी जाहत बिन सोच ले समझ ले। ये जो कुफ्र बुद्धि वाले लोग हैं, पागल दिमाग, देखो यहाँ लिखा हुआ है पगला दिमाग के जो लोग हैं, ये मतलब ये पागल मानसिकता के लोग हैं, ये सब कूद जाते हैं बिना सोचे समझे इस तरह के विवाद और झगड़े में। ठीक है, गुरुजी रामनारायण देखे हेलत, सुने हेलत, पढ़े हेलत, फलना नेता, फलना ऑफिसर, फलना आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, सीआई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी, बिना लेले देले कोनो कामे नहीं करत। पर गुरुजी ने सुन रखा था कि भाई जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं ये सब बिना लिए दिए कुछ काम नहीं करते हैं। जिनका नाम का जिक्र है भाई, बीडीओ हैं, डीएसपी हैं, एसपी है, डीआईजी, आईजी है, छोटा बाबू, कर्मचारी, ये सब लोग बिना लिए दिए काम नहीं करते हैं। जे जितना बड़ ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से करोड़ों कर सौदा हेवे है। ये रामदान जी बता रहे हैं कि जो जितना बड़ा पोस्ट पे है, जो जितने बड़ ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से लेके करोड़ रुपया तक का सौदा होता है। अर्थतंत्र कर युग में जैसन काम वैसन दाम। मतलब देखो आज का जो युग है कौन सा है, इकोनॉमिकल युग है। आजकल हर चीज पैसे से तौली जाती है। ठीक है, तो यही बोला कि अर्थतंत्र मतलब अभी जो है आर्थिक युग कहा जाता है ना, अभी हर कोई पूरा देश जो है पैसे के पीछे भाग रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये सब जो अधिकारी लोग हैं यहाँ जैसा पोस्ट वैसा बोली लगा के रखा था, उतना डिमांड करता था, 5 रुपया से लेके भाई 1 करोड़ तक का सौदा हो जाता था। अर्थतंत्र के युग में जैसन काम वैसन दाम, जिस तरह काम है वैसा आपको दाम देना होगा। मतलब भ्रष्टाचार के बारे में ये लेखक बताना चाह रहा है। अपन स्वार्थ खातिर, अरबों कर कमाई खातिर, करोड़ करोड़ कर कमाई खातिर, लाखों लाखों कर कमाई खातिर हजारों रुपया घूस दई के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमियों के जे कमी नेखे। ये बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी आदमी हैं जिसको करोड़ों काम कराना है, लाखों का, हजारों का, वो भाई घूस देने से कतराते नहीं है। बेईमान भ्रष्ट लोग का भी, स्वार्थी आदमी का भी कमी नहीं है। ठीक है, मतलब अपना हजारों लाखों काम कराने के लिए 1000 रुपया घूस भी देने वाले आदमी, स्वार्थी आदमी मौजूद हैं। देश कर संपत्ति एगो दूगो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही आदमी हथियावे लागल है। ये बता रहा है कि पूरे देश का संपत्ति 1-2 आदमी मिलके, अब 1-2 आदमी यहाँ कहने का मतलब हो गया या तो ऑफिसर या टॉप ब्यूरोक्रेट्स या नेता कह लो या इंडस्ट्रियलिस्ट कह लो। ठीक है, कि इन लोग 1-2 आदमी मिलकर पूरा देश का संपत्ति हथियाने के चक्कर में है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जो जिस लेवल पे है उसी लेवल पे अपना भ्रष्टाचार करके देश की संपत्ति को हथिया लेना चाहता है। सॉरी, अब आगे देखो, देखी छोटे नेता, छोटो अफसर, छोटो कर्मचारी बेझिझक की लूट मार में आपन बढ़ावे में जुटल है। कि भाई देख के, चाहे छोटा नेता हो, छोटा कर्मचारी हो, छोटा अफसर, ये देख के कि भाई घूस तो चल ही रहा है, भ्रष्टाचारी तो चल ही रहा है, आपन बढ़ावे में जुटल है कि भाई अपना बढ़ाने में संपत्ति लगा हुआ है। गुरुजी रामनारायण सोचते सोचते बिहान करी देहत, ओकर मने चैन नाए चिंताएं डूबल रहत, उसके मन में चैन नहीं है, चिंता में डूबा रहता है। 10-15 बछर ले देश का आर्थिक हालते सुधार तो ढाईरे हेल है, सुख चैन तो पराए बोड़ छोट सब में आयल है। राय दिन भर मेहनत लोग करहत, बेस जीविका चलहत, मगर भोग विलास जरूरी से बेसी बढ़ी गेल है। देखो ये क्या बता रहा है कि ये क्या बोला कि 10-15 बछर मतलब साल। ठीक है, 10-15 साल में देश में आर्थिक मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो आया है। ठीक है, आर्थिक हालत में लोगों का सुधार हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है मगर लेकिन भोग विलास से जरूरी से बेसी बढ़ी गेल है। लेकिन भोग विलास की जो प्रवृत्ति है मनुष्य में वो जरूरत से अधिक बढ़ गया है। ये भोग विलास और राइते दिने बड़का ले बड़का औरों बड़का बने के लालचे, छोट ले छोट और बोड़ ले बोड़ कुकर्म हेवे लागल है। ये बोल रहा है कि और बड़ा बनने का जो ये चाहत है, इसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा लोग कुकर्म कर दे रहे हैं, मतलब गलत काम कर ले रहे हैं। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, नेता मंत्री
खकपति से लखपति, झोपड़ी से महल तक पहुंचे लागल हत। ये बता रहे कि सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, नेता, मंत्री जो हैं, खकपति मतलब कंगाल से लखपति मतलब लाखों की संपत्ति बनाने वाला, खकपति मतलब जिसके पास पैसा नहीं हो, और लखपति जिसके पास बहुत पैसा हो। झोपड़ी से महल तक पहुंचे लागल हत, मतलब ये झोपड़ी से अपना महल बना लिए हैं। एकिन कर छुआ पुता अब गांव घरे शहर कस्बा के स्कूल ना पढ़त ही हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसा नामी गिरामी स्कूल है। ये बोल रहा है कि इनके जो छुआ पुता है, इनके जो बाल बच्चे हैं, अब गांव घर के शहर स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, इन लोग स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं भाई, देहरादून जैसा स्टैंडर्ड नामी ग्रामी स्कूल में। एह राशि सूख कर लालचे, बेस बेस खाए पिए और बड़का बड़का महल बनवे, बहु कीमती गाड़ी राखे खोज में, बैंक डकैती, बस ट्रेन लूटपाट हेवे है, इटा गुरुजी राम नारायण बेसे लेके बूझे हेला। सॉरी, मेरा गला कंडीशन ठीक नहीं है। तो देखो ये बता रहा है कि यही सब चीज़ों की वजह से ना मतलब बड़ा बनने की चाहत में बैंक में डकैती हो रहा है, बस स्टैंड में लूटपाट हो रहा है। ये गुरुजी राम नारायण जो हैं ये इस बात बूझते थे, समझते थे, मगर वो करत लका, लेकिन वो भाई समझते तो थे, लेकिन मगर गुरुजी करते क्या? गुरुजी सब बातों को समझते थे भाई, लेकिन वो क्या करते? गुरुजी कौनो अनिति तो देखे नहीं चाहे हला, मगर सब तो अखर आंखें आगू बीते हलाई। गुरुजी कोई अनिति, कौनो अनिति मतलब कोई गलत काम तो नहीं देखना चाहते थे, अन्याय नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सब तो उसके आँख के सामने ही हो रहा था। मगर एकरा रोके खातिर उपाय का रहे, लेकिन इसको रोकने का उपाय आखिर था क्या? उस सब समय सोचा ही रहा था, उस सब समय सोचते रहते थे। चलो अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटे ले ओखिन से बड़ा आतंक बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा सेना, सीमा सेना आदि आदि कर व्यवस्था करते रहतल। ये बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार जो आतंकवादी से निपटने के लिए, उससे बड़े आतंकवादियों से निपटने के लिए खुफिया पुलिस था, मिलिट्री सुरक्षा, सीमा सेना आदि आदि की व्यवस्था किया था। मुद्दा मगर आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी ओखिने संग, लेकिन आतंकवादी जो बहुत सारे पाकिस्तान से आते हैं या हैं, ओखिन संग मिलल देशद्रोही, या फिर उन लोग से जो हमारे देश के लोग मिले हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद करते हैं, उनको बता रहा है कि वो देशद्रोही, हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम और अनेक देशों के ट्रेनिंग पाइल आतंकवादी, या फिर जो दूसरे देशों में आतंकवादियों के तौर पर ट्रेनिंग लेके जो आते हैं आतंकवादी, और आन देशे के ट्रेनिंग पाइल आतंकवादी कर हमला जखन तखन बड़ शहर बम्बई दिल्ली कर बसात जगह सरकारी भारत कर सबले बड़ पंचायत लोकसभा का आगू विस्फोट रोके नहीं पा रहे हेलाई। ई सब बात गुरुजी राम नारायण के चिड़वे हेलाई। यहाँ पूर्ण विराम होगा। देखो एक्चुअली क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार में बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं थी, खुफिया पुलिस था, मिलिट्री पुलिस था, सीमा बल था, ये सब लोग थे जो या तो पाकिस्तान के आतंकवादी या जो मान लो भारत के हैं जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं वो आतंकवाद कर रहे हैं, देशद्रोही आतंकवादी, या जो दूसरे कंट्री में ट्रेनिंग लेके आए हुए आतंकवादी, उन सब वो लोग मिलकर क्या करते थे, बड़े बड़े शहर में आतंकवादी घटनाएं तो अंजाम देते ही थे, लेकिन जब सबसे बड़ा जो भारत का पंचायत है, यहाँ पे लेखक ने सबसे बड़ा भारत का पंचायत किसे बताया? लोकसभा को। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले नहीं, बहुत पहले लोकसभा के सामने भी अटैक हुआ था। तो ये बोल रहा है कि ये बात भी जो है ना कि भाई भारत का जो सबसे बड़ा लोक सभा जो मतलब मंदिर कहा जाता है जिसे, वहाँ पे जब अटैक हुआ ना, तो ये बात खासकर रामनारायण गुरु जी को बहुत तकलीफ दी, बहुत ये बात से चिढ़ हुआ इनको। ठीक है, अब आगे देखना, यहाँ पूर्ण विराम है, आगे देखना। देशे के भीतरों घात प्रतिघात हेवे है, बाहरों जैसन देश में भी घात प्रतिघात होता था बाहर जैसा, चाहे देखें तो एग्जैक्टली क्या है, देशे के भीतरों घात प्रतिघात हेवे हल बाहरों जैसन, चाहे आर्थिक कारण है वो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो के राजनीतिक कारण, कोई कारण तो जरूर रहिए, विरोध कर कारण। ये देखो ये बता रहा है कि चाहे आर्थिक होगा, चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो, कोई न कोई कारण जरूर था विरोध का। बिना कोनो खास मतलब खास कारण के कोई काहे विरोध करते, काहे अपन जान गवाद खातिर मुंड ऊपर कफन पर पगड़ी बांधते, जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चाइल हेवे पारे
ये बात गुरुजी राम नारायण बुझे हिला मगर करतला का। देखो ये बता रहा है कि अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, चाहे कारण कोई भी हो, आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, कारण कोई भी हो, अगर कोई कारण हो, कोई खास मतलब हो, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि बिना कारण का कोई क्यों अपना जान जोखिम में डालेगा, सर पे कफन क्यों बांधेगा। तो इस सब में कोई ना कोई घटिया राजनीतिक चाल है, ऐसा रामनारायण समझते थे। लेकिन वो करते क्या, ओखटिन कोनो चीज कर ताकत रहीन कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावेला कौन कौन हथियार लेके आगू बढ़तला। ऐसा तो उनके पास कोई पावर नहीं था, वो तो एक साधारण गुरु जी थे। ऐसा तो कोई पावर उनके पास था नहीं कि भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। गुरुजी रामनारायण यह फिक्र डूबल रहा था। गुरुजी रामनारायण इसी फिक्र में, इसी चिंता में डूबे रहते थे। सॉरी गाइस, आज मुझे बहुत खांसी आ रही है, शायद आप लोग वीडियो देखने में तकलीफ हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। गुरुजी रामनारायण ठीन एकोगो हथियार रहीन कलम कर। तो गुरुजी रामनारायण के पास, रामनारायण ठीन मतलब पास, ठीन मतलब क्या होता है, पास, एकोगो हथियार रहीन, एक ही हथियार था, कलम कर, वो भी कलम था। लेख लिखे पारतला, नाटक लिखे पारतला, दुईगो कविताएं जोड़े पारतला, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान ओकर ठीन नी रहीन, ना तलवार रहीन, ना बंदूक और ना रहती सर सिपाही। ये बोल रहा है कि वो उनके पास इन समस्या का एक ही समाधान था, को लिख सकते थे, कलम। ठीक है, एक ही हथियार था, वो कलम था। वो लेख लिख सकते थे, नाटक लिख सकते थे, दो कविता जोड़ सकते थे उसी में। इससे बेसी, एकर ले बेसी बुद्धि ज्ञान, इससे अधिक बुद्धि और ज्ञान उनके पास नहीं था। ना ही तलवार था, ना बंदूक था, और ना रही सर सिपाही, ना ही सर सिपाही था उनके पास। मगर उ मने ढाढ़स बांध के अपन तन मन धन दे के लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखे लागला और ओकर बांटे लागला और बेचे लागला। ये बोला, लेकिन अपने मन में ढाढ़स मतलब होता हिम्मत बांध कर वो लेख, कविता, उपन्यास लिखने लगा, बांटने लगा और बेचने लगा। गुरुजी रामनारायण कर किताब पढ़ी उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुत्र रहत ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल हेवेला छटपटाए लागला। अब गुरुजी रामनारायण इतना बढ़िया लिखे, ठीक है, कि उनका किताब पढ़ के बहुत सारे उग्रवादी में जो लोग थे, जो मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ना चाहते थे, वो छटपटाने लगे वो जोड़ने के लिए। मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते डराए लागला। लेकिन अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था थी, उससे वो डरने लगे। क्यों? क्योंकि आत्मसमर्पण करल बादहू जोदी समाज, जो आत्मसमर्पण करल बादहू जोदी सजाए भुगते है पड़त, भूल सुधार खातिर माफी मांगलहूँ जेल खटे पड़त, ककरो ककरो तखन कर जोश परोस में खून खराबा, जान माल कर हानि करल चलते मृत्यु दंड आजीवन कारावास मिलवे करत, तो फिर काहे ले समर्पण करे जाब। देखो क्या हुआ कि रामनारायण जी जो लेख लिखा, उपन्यास, कहानी लिखा, इन सब चीज़ों को पढ़ के बहुत सारे उग्रवादी संगठन के बहुत लोग जो है मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ना चाहें। मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पे उनको भरोसा नहीं था। वो सोच रहे थे कि भाई हम आत्मसमर्पण करेंगे लेकिन हमको सजा मिलवे करेगा, जेल खटना ही पड़ेगा, जेल खटे पड़त, सजा भुगते पड़त, ठीक है। या फिर मान लो हम लोग कहीं जान माल का नुकसान किए हैं तो उसके लिए मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा, मिलवे करत, तो फिर हम काहे ले समर्पण करेंगे। तो करत तो फिर काहे ले समर्पण करे जाब, तो हम फिर क्यों समर्पण करने जाएंगे, काहे ले माफी मांगे जाब, क्यों माफी मांगने जाएंगे। मामला तो टेढ़ा रहे। गुरुजी रामनारायण का करे पारतला ई सवाले। अब देखो मामला तो टेढ़ा था। अब जो उग्रवादी संगठन के जो लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहें, अगर वो पुलिस को जाके बोलेंगे नहीं भाई हमको सजा वजा मत दो, बस हम समर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं बनता ना। वो जैसा जैसा नुकसान किए थे उस तरह उनको सजा मिलता, तो उन लोग सोच रहा था कि हम लोग जाएंगे या तो हमको सजा दे देगा, या जेल खटना होगा, या मृत्यु दंड दे देगा, या आजीवन कारावास दे देगा, तो हम आखिर जाएंगे ही क्यों, हम माफ़ी मांगेंगे ही क्यों। अब गुरुजी भाई मामला तो टेढ़ा रहे, मतलब अब देखो प्रश्न का उत्तर तो क्या दोगे बताओ। तो मामला टेढ़ा था। गुरुजी रामनारायण का करे पारतला इस सवाल का गुरुजी रामनारायण क्या कर पाते, मतलब क्या जवाब ढूंढ पाते। वो कठिन का जवाब रहियन, उसके पास क्या जवाब था। का उस सरकारी कानून नियम के बदले ले सरकार के मजबूर करे पारतलथीन। ये बोल रहा क्या उस सरकारी नियम कानून को बदलने में मजबूर कर देते। का वो पुलिस रवैया के रोके पारतलथीन, जे पुलिस रक्षक के बदले भक्षक बन गई रहत। वो बोल रहा है कि क्या पुलिस के रवैया को बदल देते, जो रक्षक के बदले भक्षक बन के बैठा हुआ था
वो पुलिस जे पुलिसिया कार्रवाई खातिर निर्दोषियों के दोषी के जुर्म करार करे के मारल हथिन, पीटल हथिन और जो जेहले ढुकाए देल थिन, ककरो मारते मारते मोराइयो देल थिन। एकर छानबीन करे वाला के रहे। अब ये बोल रहा है कि जो पुलिस कार्रवाई करते निर्दोष को भी, देखो लिखा हुआ निर्दोष को भी दोष जुर्म करार करके, मतलब जो निर्दोषी है उनको भी दोषी करार कर देता, मारता था, पीटता था, जेल में डालता था, किसी को मार के मुआता था। इसका छानबीन कौन करता है? रकम कर सवाल और उलझन उठे लागला गुरुजी रामनारायण के दिमाग में। गुरुजी सोचे लागला, राजनीतिक पहचान तो हमार है नहीं खे, राजनीतिक पहचान तो गुरुजी का है नहीं। कायगो एमएलए मंत्री रिश्तेदार और जान चिन्ह के हयो हत, कैगो एमएलए मंत्री रिश्तेदार उनके जान पहचान के हैं भी, तो मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों छोटे लागत। तो इस समस्या के लिए तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी छोटे लग रहा है। लेकिन हमारा क्या मदद करे पारता, वो लोग हमारा क्या मदद कर पाएगा? यहाँ पे का चलल आए रहल नियम कानून के ओखने तोड़े पारत, जो चला हुआ आ रहा था नियम कानून, क्या उसको तोड़ देते? ओकर में संशोधन करे पारत कि उसमें बदलाव कर देते? ओकर में संशोधन करे पारत। अब यहाँ से देखना गुरुजी, अपन यहाँ से देखना आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ। गुरुजी अपने आप बड़ा हत, एकर में संविधान संशोधन का जरूरी तो नहीं खे, तनी संशोधन कर दरकरार है रवैया में व्यवहार में। ये बोला देखो इस सब चीज़ों के लिए ना संविधान में संशोधन का जरूरत नहीं है। संशोधन कहाँ करना है भाई? तो एकर में संशोधन कर दरकार, तनी संशोधन कर दरकार मतलब थोड़ा संशोधन का जरूरत। दरकार मतलब क्या होता है? जरूरत, ठीक है। जरूरत है किस में? रवैया में, एकर में, व्यवहार में, देखी जोदी विचारे भावनाएं कार्यशैली करे पारे। तो ये बोल रहा है कि देखो जरूरी तो है, लेकिन संशोधन संविधान में जरूरी नहीं है। इनके रवैया में, व्यवहार में, देख समझ के विचार में, भावनाओं में, कार्यशैली में अगर कर पाए तो ठीक है। तो यही बताना चाहा कि भाई क्या मंत्री गृह मंत्री से पहचान होने से भी उन लोग ऐसा कर देगा? जो चीज़ें चली आ रही हैं नियमावली, उसको क्या हम लोग तोड़ देगा कि संविधान में संशोधन कर देगा? तो बाद में ये बोलना चाहे कि नहीं, संशोधन का जरूरत तो है, लेकिन व्यवहार में, रवैया में, ठीक है, विचार, भावना, कार्यशैली में। आगे देखो, अब देखो यहाँ से गुरुजी रामनारायण एगो निश्चय लेके उतर पड़ला सुधारवादी मानवतावादी विचार लेके। ये बोला है गुरुजी अब एगो निश्चय लेके, मतलब एक तरह का निश्चय प्रण करके उतर गए सुधारवादी, सुधार करने के लिए, मानवतावादी, मानव के विचार के लिए, मानवता हित के विचार के लिए। तो ये मानवतावादी विचार लेके, ये दोनों सुधारवादी या मानवतावादी, ये दोनों विचार लेके गुरुजी उतर गए। ठीक है कि सुधारना भी है और मानवता मतलब हर मानव के कल्याण के लिए काम भी करना। तो ये दो विचार लेके गुरुजी उतर गए। रात दिन दौड़ा दौड़ी हेवे लगल, अब रात दिन दौड़ा दौड़ी होने लगा। कहियो एमएलए ठीन, कहियो मंत्री ठीन, कभी एमएलए के पास तो कभी मंत्री के पास, कहियो मुख्यमंत्री तो कहियो राज्यपाल ठीन, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते तो कभी राज्यपाल के पास जाते। मतलब अब जब वो सोचे कि सुधारवादी और मानवतावादी विचार को यहाँ पे बताना होगा लोगों को, मतलब एक्चुअली सुधारवादी मानवतावादी का कहने का मतलब क्या हुआ कि लोगों का व्यवहार में बदलाव लाना होगा, उनके विचार में, उनके भावनाओं में, उनके कार्यशैली में, तब ये चीज़ बदल पाएंगे। तो इसके लिए सुधारवादी मानवतावादी के विचार लेकर कूद गए कौन? रामनारायण गुरुजी। अब रात दिन दौड़ने लगे, दौड़ा दौड़ी होने लगा। कभी एमएलए के पास जाते, कभी मंत्री के पास जाते, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते, तो कभी राज्यपाल के पास जाते। गुरुजी कूदते रहत, कखनू संगठन के गुरुजी कूदते रहते थे, कभी संगठन के पास ओहदेदार ठीन, तो कखनू सरकारी ऑफिस और मर मंत्री ठीन। ये बोल रहा है कि कभी संगठन के जो ओहदे पे बैठे हुए हैं उन लोग के पास, कभी सरकारी ऑफिस में, कभी मर मंत्री के पास वो दौड़ते रहे, कूदते रहे। कूदते रहने का मतलब क्या होता है? दौड़ते भागते रहना, ठीक है। एहे बीच गुरुजी खुदे बीमार हाई गेला। ये बोला है कि इसी बीच गुरुजी खुद बीमार हो गए। बीमारी ले उठल बादे सफलता कहानी फिर कहता। अब बीमारी से उठने के बाद सफलता का कहानी फिर कहते, ठीक है। तो देखो ये जो कहानी थी ना, इसमें लेखक ने बेसिकली आपको क्या बताना चाहा? तो लेखक ने देश दुनिया की समस्याओं, आपके समाज में घट रही घटनाओं, ठीक है, और सिर्फ समाज में ही नहीं, आपका क्षेत्र, आपका गांव, आपका देश, आपका राज्य, इवन देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी समस्याओं को लेखक ने उकेरा है।
इसमें लेखक ने समाधान के तौर पे ये बताया है, जैसे गुरुजी ने क्या बोला कि गुरुजी ने अपना लेखनी उठा के लेख लिख के लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना चाहा, कार्यशैली में, उनके भावनाओं में। ठीक है, संशोधन तो चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार जब तक आपके अंदर मानवता सुधारवादी व्यवहार नहीं आएंगे, भावनाएं नहीं जाएंगी, तब तक इन सब समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। जब एक मनुष्य को ये महसूस होगा कि दूसरा मनुष्य को भी जीने का अधिकार है, उसे कष्ट नहीं देना है, ठीक है, गरीब अमीर सब बराबर होंगे, भ्रष्टाचारी से ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है कि पैसा दे के काम करा लेते हैं अधिक लोभ लालच में, इससे हजारों लोगों को नुकसान हो जाता है। तो जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर रहेंगी तो उससे मानव का सतत विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो समाज को एक मुख्य धारा में जोड़कर चलने के लिए, हर इंसान को ऊंचा नीचा का जो भेदभाव उसको हटाने के लिए क्या करना होगा कि आपके अंदर आपके व्यवहार, आपकी भावनाएं, आपका कार्य करने का जो शैली है, सरकार का नियम में बदलाव लाना होगा, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है, जिसको रामनारायण गुरु जी ने अपने लेख के माध्यम से, उपन्यास, कहानी, कविता के माध्यम से लिखकर लोगों में मानवतावाद, समाजवाद की भावना को विकसित करने का काम किया। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये इतनी कहानी थी और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं था, तो हो सकता है लेक्चर देखने में आपको बहुत बार मेरी खांसी सुनने को मिली होगी। एक्चुअली बोलते बोलते जो होता है थोड़ा एग्जॉशन हो गया है और गले में थोड़ी खराश भी है, मौसम का भी हाल है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा उसको, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये 5वीं कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियोज़ आने के कुछ समय के बाद आपको इसका MCQs भी है, MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए फिर हम मिलते हैं।